लारा तन्वी को सुनाने के बाद आगे चली जाती है और उसकी असिस्टेंट भी उसी के साथ थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में ही रहते हैं। वैसे भी असिस्टेंट का काम यही होता है कि उसे अपने बॉस का ध्यान रखना होता है, तो वो भी वही कर रही थी। डायरेक्टर अभी भी कुछ दूसरे काम में बिजी थे। 10 मिनट बीत जाते हैं और अभी भी शूट स्टार्ट नहीं हो पाती। वैसे तन्वी और पल्लवी की हालत थोड़ी खराब होने लगी थी। पल्लवी ने कहा, यार तन्वी, तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं? अब तो कुछ देर में विद्युत और चिराग हम दोनों को देख लेंगे। चिराग का तो मुझे पता है कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, पर विद्युत का क्या? वो अगर तुम्हें इस कॉस्ट्यूम में ऐसे रोल में देखेगा तो कहीं वो गुस्सा ना करने लगे। तन्वी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे भी यही डर लग रहा है कि पता नहीं विद्युत क्या रिएक्ट करेगा। मैं तो यहाँ पर उसे सरप्राइज करने आई थी, पर ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वैसे तो हम इस रोल को बीच में छोड़कर जा सकते थे, हम सुपरवाइजर को मना कर सकते थे, पर फिर मुझे लगा कि शायद ये सब करने का जिंदगी में वापस कभी मौका नहीं मिलेगा। ये रोल प्ले करना भी बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मैं हमेशा से एक बार फिल्म में एक्टिंग करना चाहती थी, चाहे छोटा सा ही रोल क्यों ना हो। तो मेरा ये सपना भी पूरा हो रहा है। विद्युत क्या करेगा और क्या नहीं, ये सब मैं बाद में सोचूंगी, पर मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं उसकी फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले कर रही हूँ। कम से कम हम दोनों ने साथ में एक बार काम तो किया। पल्लवी ने भी हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी फियरलेस हो गई हो। ये तन्वी थोड़ी नई है, इसे मैं नहीं जानती, पर अच्छा है कि तुम चेंज हो गई हो। मुझे पता है उस दिन जो ऑफिस में हुआ उसके बाद से ये सब हो रहा है, पर मुझे ये तन्वी ज्यादा पसंद है, क्योंकि पहले वाली काफी डरती थी और अब वाली बिल्कुल नहीं डरती है। अगर तुम विद्युत का गुस्सा हैंडल कर सकती हो तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वो दोनों हंसने लगती है। कुछ देर रुकने के बाद पल्लवी ने वापस कहा, वैसे तन्वी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तन्वी ने कहा, हाँ बोलो ना। पल्लवी ने कहा, देखो बुरा मत मानना, पर तुम्हारी ये जो कजन बहन है ना, बहुत खड़ूस है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे चाचा की लड़की है, पर ये तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? देखो तुम दोनों बहनें हो तो उसे तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम लोग इतने टाइम के बाद मिल रहे हो, पर ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुम उसकी बहुत बड़ी दुश्मन हो। तन्वी ने कहा, देखो पल्लवी, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। ये शुरुआत से ही मुझसे चिढ़ती आई है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये खड़ूस है एंड डेफिनेटली ये मेरी बहन नहीं है, क्योंकि अगर मेरा कोई भाई बहन होता तो वो मुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितनी ये करती है। खैर कोई बात नहीं, हमने तो लारा से भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाने वाली लड़कियों को हैंडल किया है, ऐसे भी कर लेंगे। पल्लवी ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे तो हम दोनों आराम से हैंडल कर लेंगे। अगर इसने हमारे साथ पंगे लेने की कोशिश की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तन्वी ने भी हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल मेरी दोस्त हो। हम दोनों की बॉन्डिंग कितनी सही है, पर फिलहाल हमें लारा पर नई शूट पर ध्यान देना है। और हाँ, कॉन्फ्रंटेशन के लिए भी तैयार रहना। मैं तो खुद को अंदर से प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आगे गड़बड़ ना हो। तन्वी पल्लवी एक दूसरे को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बातों से उन्हें ठंड का भी पता नहीं लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ लारा डायरेक्टर के पास जाती है। उसने अपनी कॉस्ट्यूम भी बदल ली थी, क्योंकि सीन में चेंजेस हो गए थे, तो उसने वैसे कपड़े पहने, ट्रेडिशनल कपड़े बदल लिए। फिर वो मुस्कुराती हुई डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर के पास कुछ देर बात करने के बाद वो विद्युत की तरफ बढ़ती है ताकि उससे दोस्ती कर सके और कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर सके। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखते हुए विद्युत से कहा, हेलो मिस्टर विद्युत, आपसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है एंड फाइनली मुझे आपके साथ फिल्म करने का मौका मिल रहा है। मेरी ये पहली फिल्म है और आप तो बेस्ट एक्टर में आते, तो प्लीज मुझे इस फिल्म में गाइड करना ताकि मैं अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकूं। आपसे सीखने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे लारा काफी खूबसूरत थी, इसीलिए कोई भी लड़का उसकी इस प्यारी सी रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकता था। डायरेक्टर को भी खुशी हो रही थी कि लारा विद्युत से बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि फिल्म के लीड्स को एक दूसरे से पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो लोग सीन भी अच्छे से शूट कर सके और उनकी केमिस्ट्री दिख सके। डायरेक्टर को बस यही लग रहा था कि लारा कैसे भी करके विद्युत को खुद से बात करने के लिए मना ले। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री दिखा सके। वैसे तो विद्युत ये नहीं करता है, पर क्या पता लारा उसे मना ले। पर विद्युत तो अपने मन की ही करने वाला था। उसने सिर्फ लारा को एक छोटी सी स्माइल दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लारा विद्युत को आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी विद्युत ने उसे इग्नोर करते हुए स्टेज सुपरवाइजर से कहा, तो क्या हम शूटिंग स्टार्ट करें? स्टेज सुपरवाइजर ने कहा, हाँ शुरू करते हैं, वैसे भी काफी डिले हो चुका है।
डायरेक्टर ने अपनी पोजीशन ले ली और बाकी सभी ने भी। तन्वी पल्लवी को भी वहां पर भेज दिया जाता है जहां पर उनका सीन शूट होने वाला था। पूरा सेटअप तैयार था और डायरेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, वी विल स्टार्ट नाउ। एक्शन बोलने के बाद उनका जो शूट होता है वो चालू हो जाता है जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। विद्युत और उसके दोस्त चिराग साथ में सभी लोग उस ब्रोथल में आते हैं ताकि एंजॉय कर सके। अंदर घुसते ही वहां पर एक फीमेल मैनेजर बैठी हुई होती है जो इन सबका ध्यान रखती है। तभी उसने लड़कों को देखकर कहा, वेलकम सर, क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह की लड़कियां चाहिए ताकि मैं आपके लिए अरेंज करवा सकूं। चिराग विद्युत दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी चिराग ने अपनी स्लीव को फोल्ड किया और बहुत ही स्टाइलिश वे में कहा, हमें तुम्हारे इस ब्रोथल की सबसे खूबसूरत लड़कियां चाहिए। समझ में आ रहा है ना, सबसे खूबसूरत और डेलिकेट। जो लड़कों का ग्रुप था वो काफी यंग एज वाला था और इस एज में लड़के काफी मस्ती करते हैं। इस टाइम कैसोनोवा बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वैसे भी आज का ये टाइम आ चुका है कि लड़के ऐसी जगहों पर जाकर मस्ती करते हैं ताकि अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। वो मैनेजर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन दोनों को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। उन दोनों के साथ उसके दोस्त भी थे। मैनेजर उन्हें वहीं पर लेकर जा रही थी जहाँ पर तन्वी पल्लवी दो प्रोस्टिट्यूट बनकर बैठी हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है और सभी लोग उन दोनों लड़कियों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वाकई में वो दोनों काफी सुंदर दिख रही थी। जो येलो कॉस्ट्यूम में थी वो सुंदर तो थी, साथ में काफी सेक्सी भी लग रही थी। रेड कॉस्ट्यूम वाली लड़की भी सेक्सी दिख रही थी पर वो तन्वी जितनी सुंदर नहीं लग रही थी। सब लड़के तन्वी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सीन में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी उन दोनों की खूबसूरती को देखकर तो लारा की खूबसूरती भी फीकी पड़ चुकी थी। सब लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ आ गया, यहाँ तक कि लारा भी उन्हें इस तरह से देखकर हैरान थी। वो तो उनके सामने बिल्कुल फीकी लग रही थी। पर जब तन्वी पल्लवी ने चिराग विद्युत को अपने सामने देखा तो उनका चेहरा उतर गया। वैसे तो उन्हें सीन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, ना ही उन्हें अपनी कोई एक्टिंग दिखानी थी। बस नॉर्मली वहां पर बैठे रहना था और अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस को ठीक रखना था। विद्युत और चिराग तो शॉक में चले गए। आखिर में वो अपने सामने क्या देख रहे थे। वैसे तो विद्युत ने तन्वी को कभी भी इतने मेकअप में नहीं देखा था, इसीलिए पहले तो वो उसे पहचान में नहीं आई। पहले तो उन दोनों को लगा था कि वो दोनों तन्वी पल्लवी से मिलती जुलती हैं। बहुत ध्यान से देखने के बाद उन्हें कंफर्म हो गया कि ये मिलती जुलती नहीं है बल्कि वो दोनों ही हैं। विद्युत इस चीज से भी शॉक में था कि तन्वी ने येलो कॉस्ट्यूम पहन रखा है। येलो कॉस्ट्यूम तन्वी की जो चैंपियन है वो भी पहनती है। उसकी ड्रेस बिल्कुल तन्वी से मेल खा रही थी। उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि तन्वी की जो चैंपियन है तनु, वो उनके सामने खड़ी है। उसे देखकर विद्युत को पुरानी तनु की याद आ गई थी। तन्वी पल्लवी आराम से वहां पर बैठे हुए थे पर अंदर ही अंदर तन्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पल्लवी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जानती है कि उसके और चिराग के बीच में कुछ नहीं है। इसीलिए अगर उसे इस कॉस्ट्यूम में और ऐसे रोल में वो वहां पर देख भी लेता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। विद्युत ने आज व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और ये कपड़े उसके चैंपियन से भी मिलते जुलते थे, बिल्कुल तन्वी की तरह। ऐसा लग रहा था कि आज सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ हो रहे हैं। आज विद्युत ने वैसे कपड़े पहने हुए थे जैसे रोहित कुकरेजा का चैंपियन पहनता है, पूरे व्हाइट कपड़े। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत उसका कितना बड़ा फैन है, वो रोहित का चैंपियन ही अपने गेमिंग में इस्तेमाल करता है। उसके काले बाल और व्हाइट कपड़े उस पर काफी अच्छे लग रहे थे। इंडीड वो काफी हैंडसम दिख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विद्युत तन्वी को उसके चैंपियन से रिलेट कर सकता था और तन्वी भी विद्युत को उसके चैंपियन से रिलेट कर सकती थी। एक बार के लिए तो तन्वी को ऐसा लगा कि वो गेमिंग वर्ल्ड में चली गई है। उन दोनों को यही फील आ रही थी कि सच में उन्होंने लॉर्ड गेमिंग में कदम रख लिया है और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद वो लोग फाइनली इस गेम में मिल रहे हैं। एक असली गेम जहाँ पर सिर्फ वो दोनों हैं। वक्त निकलता जा रहा था। डायरेक्टर विद्युत के डायलॉग का वेट कर रहा था पर विद्युत चुप हो गया। यहाँ तक कि वो अपना डायलॉग तक भूल गया था। तो उसी की बात को संभालने के लिए चिराग ने कहा, अरे आप तो हमें बिल्कुल जन्नत में ले आई है। नो डाउट ये दोनों लड़कियां काफी खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सच में जन्नत की सैर करने वाले हैं। भाई मैं तो बहुत खुश हुआ यहाँ पर आकर। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे भाई और दोस्तों को भी खुशी हुई होगी। चिराग के मुंह से ये सुनने के बाद विद्युत रियलिटी में आता है। पहले वो कहीं खो सा गया था पर अब उसने अपने सारे सेंसेस गेन कर लिए थे। उसे समझ में आ गया कि वो एक सेट पर है, ना कि किसी गेमिंग वर्ल्ड में।
रियलिटी में आया। रियल लाइफ में पहली बार वो किसी फिल्म का डायलॉग भूला है। इससे पहले वो कभी भी किसी भी फिल्म के अंदर अपना डायलॉग नहीं भूला। बस वो एक टेक देता था एंड सीन शूट हो जाता था। पर जब उसने तन्वी को देखा तो वो अपने लाइन से भूल गया। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग थोड़ा सा पीछे हटकर सुपरवाइजर को देखने लगता है। उसने उन्हें रोमांस वाला सीन शूट करने के लिए इशारा कर दिया। वैसे चिराग को तन्वी के साथ रोमांस करना था और विद्युत को पल्लवी के साथ, पर इसका उल्टा होता है। इससे पहले कि स्टेज सुपरवाइजर विद्युत को इशारा करता है या कुछ भी कहता है, विद्युत खुद ही आगे बढ़ता है और तन्वी को उसकी कमर से कस के पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। पहले तो विद्युत चुपचाप खड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, पर अचानक से उसमें कहीं से एनर्जी आ जाती है। स्टेज सुपरवाइजर ने विद्युत को साफ कहा था कि उसे रेड कॉस्ट्यूम वाली लड़की के पास जाना है, पर वो तन्वी के पास चला जाता है। अब तन्वी सीधा उसकी बाहों में थी और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को देखकर सुपरवाइजर को जरूर हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि विद्युत ने गलत लड़की को चुना था। तभी वो दूर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे वो गलत लड़की है, तुमने गलत लड़की को सिलेक्ट किया है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो वही होने वाला था, पर अब जो हो गया सो हो गया। सीन चालू था और डायरेक्टर ने भी इसे देखकर कट नहीं कहा। अगर डायरेक्टर ने ही कट नहीं कहा तो फिर वो सीन को रोकने वाला कौन होता है। इसीलिए सुपरवाइजर ने भी जो चल रहा था उसे चलने दिया। वैसे भी उन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी दिख रही थी। जैसे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे विद्युत ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था, उसे थोड़ा पकड़ा हुआ था, वो देखने में काफी रोमांटिक था। कंफर्म करने के लिए स्टेज सुपरवाइजर डायरेक्टर की तरफ देखते हैं, जो हाथ हिलाकर उसे इशारा कर रहे थे कि जो चल रहा है चलने दो, बीच में मत बोलो। तब उसने अपना मुंह बंद कर लिया। बाकी सबकी तो बात हो गई, पर तन्वी को उनके मिलने का ये तरीका काफी अच्छा लग रहा था। इससे पहले शायद ही वो कभी इस तरह से मिले होंगे। अंदर से वो डर तो रही थी, पर काफी मजा भी आ रहा था। विद्युत की शक्ल देखने लायक थी। तन्वी उसे देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसने अपनी उंगलियां उसकी चेस्ट पर फेरना शुरू कर दिया और काफी सिडक्टिव आवाज में कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको तो सही। विद्युत तन्वी की ये साइड देखकर हैरान था। नो डाउट कि उनके बीच में आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदले हुए थे। एंड फॉर्चुनेटली इस वक्त कैमरा उसके बैक साइड में था, इसीलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तन्वी विद्युत को अपनी तरफ खींचती है और जानबूझकर पीछे वाले बेड पर गिर जाती है। विद्युत ने अभी भी उसे कमर से पकड़ा हुआ था, तो जब वो दोनों साथ में गिरे तब विद्युत उसके काफी करीब आ गया था। उसके होंठ और तन्वी के होंठ बिल्कुल आसपास थे। उन दोनों को इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, टाइम रुक गया है और उस सेट पर सिर्फ वही दोनों हैं। वो दोनों एक दूसरे के अंदर इतना खोए हुए थे कि उन्हें आसपास की चीजों का पता ही नहीं चल रहा था। स्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ था उसके सब कुछ अपोजिट हो रहा था, पर फिर भी वो दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। और ये सब देखने में अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर में दोनों इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं और अब तो वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो रियल केमिस्ट्री अगर देखनी हो तो विद्युत तन्वी की देखनी चाहिए। रियल लाइफ में तो वो बेस्ट लगते ही हैं, रियल लाइफ में भी वो काफी खूबसूरत लग रहे थे। विद्युत को ये सब करता हुआ देखकर चिराग भी चार्ज हो जाता है और वो पल्लवी की तरफ बढ़ता है। उसने पल्लवी की कमर को पकड़ लिया था, फिर उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया ताकि उसके साथ रोमांस कर सके। पहले तो चिराग ने सिर्फ उसे पकड़ा हुआ था, फिर वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है और पल्लवी को अपनी लैप पर बिठा लेता है। पल्लवी चिराग को इस तरह से देखकर थोड़ा सा हैरान हो गई थी। उसे लगा था कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा रोल प्ले करने के लिए आए हैं, तो उन्हें वही करना पड़ेगा, पर पल्लवी को उम्मीद नहीं थी कि वो चिराग के इतना करीब चली जाएगी। उसे तो इस चीज का भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चिराग ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो काफी कंफर्टेबल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रोज रोमांस करते हैं। वैसे पल्लवी को इसकी भी हैरानी थी कि आखिर में चिराग उसके इतना करीब आने की कैसे कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पहले तो चिराग सिर्फ उसे अवॉइड ही करता आया था। पल्लवी ने भी कभी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, पर अचानक से ये सब होता हुआ देखकर तो उसके अंदर जितने भी ख्वाब दबे हुए थे वो सारे जाग जाते हैं। क्या सच में वो होने वाला था जो उसे काफी टाइम पहले से इमेजिन कर रखा था, या फिर उसके ख्वाब अभी भी अधूरे ही रह जाएंगे? उसे कुछ नहीं पता था, पर वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पल्लवी थोड़ा डर रही थी, तभी चिराग ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, थोड़ा नेचुरल एक्ट करो, तुम बहुत ज्यादा सख्त लग रहे हो। अगर तुमने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन दिए तो वो स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगेंगे।
ऐसे एक्सप्रेशन के साथ तुम ब्रोथल की सबसे खूबसूरत लड़की कैसे लगोगी जो लड़कों को जन्नत दिखाती हो? तो थोड़ा सेक्सी बनो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सीन में नहीं आया होगा, तो इसका जवाब था नहीं, क्योंकि जब चिराग ने पल्लवी को अपनी तरफ खींचा तो उसने उसके बाल आगे कर दिए थे और अपने होठों को उसके गाल की तरफ ले गया, जिससे कि ये लगे कि वो उसे किस कर रहा है। पल्लवी उसकी बात मानती है और अपने चेहरे को थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करती है। फिर वो भी चिराग के साथ एंजॉय करने लगती है। तन्वी और विद्युत अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। विद्युत के बाल तन्वी के चेहरे पर आ रहे थे। उसका एक हाथ तन्वी की कमर पर था और दूसरा उसने बेड पर रखा हुआ था ताकि सहारा ले सके। उसकी सेक्सी बॉडी तक दिख रही थी। डायरेक्टर को ये सीन देखकर काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी वो फाइनली हो रही थी। उसने विद्युत से उम्मीद तो नहीं की थी, पर जो मोमेंट उस वक्त चल रहा था उससे लग रहा था कि बस अब थोड़ी ही देर में किस हो जाएगी। तभी उन्होंने खुद से धीरे से कहा, किस करो विद्युत, प्लीज उसे किस करो। सेट पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सिर्फ तन्वी और विद्युत को देख रहे थे। वहाँ पर काफी सारे लोगों ने विद्युत के साथ कई फिल्में कर रखी है, पर कभी भी उन्होंने अपनी आंखों से ये सीन नहीं देखा था। काफी रोमांटिक सीन आए थे, पर ये रोमांटिक सीन तो कुछ अलग ही था। पर हाँ, क्योंकि विद्युत कभी भी सेट पर किसी भी लड़की को किस नहीं करता है, तो उन लोगों ने ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी। वैसे भी उन्हें ये सीन वापस से शूट करवाना था, पर इस बार विद्युत के डुप्लीकेट के साथ। किसी को भी नहीं लगा था कि विद्युत तन्वी को किस करेगा, जहाँ सबने इतना सोचा ही था कि अगले पल विद्युत अपने होठों को तन्वी के होठों से मिला देता है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी किस होती है। तन्वी तो हैरान रह गई थी, पर उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। बस नया यही था कि वो ये सब बेडरूम के अंदर चुप के नहीं, बल्कि सबके सामने किस कर रहे हैं। विद्युत के होठ हल्के से गीले हो रखे थे, थोड़े जूसी भी। तन्वी को उसे किस करने में काफी मजा आ रहा था। उसने भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख लिए थे। फिर वो बहुत आराम से और प्यार से उसे किस करने लगती है। दोनों बिल्कुल फील ले रहे थे। वैसे उन दोनों की किस देखकर एक इंसान काफी गुस्सा हो रहा था, और वो था स्टेज सुपरवाइजर, क्योंकि उसने पहले ही विद्युत से पूछ लिया था कि क्या वो उन लड़कियों को देखना चाहता है, क्या वो उनके साथ रोमांटिक सीन करेगा। पर विद्युत ने उस टाइम उसे और डायरेक्टर दोनों को मना कर दिया था। पर अब विद्युत बिल्कुल उल्टा कर रहा था। इसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। थोड़ी देर किस करने के बाद तन्वी विद्युत को अपने हाथ से दूर कर देती है, पर विद्युत मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से तन्वी को किस करने लगता है, और इस बार तो उसने उसके नेक पर भी किस की थी। और जो डायरेक्टर था वो ये सीन देखकर कहता है, ओह माय गॉड, मुझे तो विद्युत से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रोस्टिट्यूट को इतने अच्छे से एम्ब्रेस करेगा, उसे इतनी अच्छे किस करेगा और इतना अच्छा माहौल क्रिएट करेगा। मुझे तो लगा था कि मुझे ये सीन डुप्लीकेट के साथ शूट करना पड़ेगा, पर अब देखो क्या लग रहे हैं दोनों। क्लोजअप में तो बात ही कुछ और है। फाइनली मुझे मेरी फिल्म का अभी तक का बेस्ट शॉट मिल गया है। इनकी किस कितनी रियल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, इसीलिए दोनों में से किसी को भी किस करने में झिझक नहीं हो रही है। वैसे डायरेक्टर को ये कौन बताए कि वो दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है, और किस क्या उनके बीच में अगर कुछ दूसरी चीज भी होती तो वो उनके लिए भी नॉर्मल होती। कोई नहीं जानता था कि वो रियल लाइफ में कपल है। सबको तो यही लग रहा था कि तन्वी बस एक एक्स्ट्रा रोल के लिए आई है। ये रोमांस चल ही रहा था कि तभी एंट्री होती है लारा की, जो फिल्म के अंदर विद्युत की मंगेतर बनी थी। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसे इस वक्त यहाँ आकर तमाशा करना था, तो उसने वैसा ही किया। उस प्राइवेट कमरे के अंदर वो आती है जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, और वो काफी गुस्से में भी लग रही थी। जब उसने अपने फियांसे को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा तो वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही बना लेती है जैसे वो शॉक में चली गई हो। फिर वो तन्वी को एक हाथ से खींचती हुई विद्युत से दूर कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है, साली कमीनी, मेरे मंगेतर के साथ सोने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। वैसे भी लारा तन्वी से नफरत करती है, और उस टाइम भी उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। उसने काफी बदतमीजी से तन्वी का हाथ पकड़कर उसे उठाया। ऐसा लग रहा था कि वो सीन के बहाने अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रही है। इस मूवी के अंदर लारा विद्युत की मंगेतर बनी है, और उसे कहीं से ये पता चलता है कि विद्युत अपने दोस्तों के साथ इस जगह पर आया है ताकि मस्ती कर सके। तो वो इस जगह पर आती है ताकि सीन क्रिएट कर सके और अपने रिलेशनशिप को भी खत्म कर दे।
क्योंकि ऐसा करने के बाद वैसे भी उनके शादीशुदा रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आते ही आते। इसीलिए लारा शादी होने से पहले ही इस रिश्ते को खत्म करने के बहाने ढूंढ रही थी और यहाँ पर आने के बाद उसे बहाना मिल भी जाता है। इतना होने के बाद लारा मूवी के अंदर विद्युत को छोड़ देगी, क्योंकि लारा के फादर काफी बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने विद्युत को उसका करियर बनाने में मदद की थी, पर वो भी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, जिसके बाद विद्युत अपने करियर में डिफिकल्टीज फेस करने लगेगा। उसके सामने एक से बढ़कर एक दिक्कतें आती जाएंगी। इस मूवी में वैसे तो विद्युत को एक हीरो दिखाया गया है जो अपनी लाइफ की सारी मुश्किलों से लड़ता है। एक बार उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो उससे उभर रहा था कि उसे लारा मिली, पर वो भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है। विद्युत के कैरेक्टर को फिल्म में आगे समझ में आ जाता है कि वो टूट चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए उसे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। उसे ये चीज भी पता लगती है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब लोग एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए आगे चलकर वो एक ऐसा शख्स आदमी बन जाएगा जिससे सब डरते होंगे। उसके कैरेक्टर को इस तरह से बना दिया जाएगा कि इतनी बार दिल टूटने की वजह से वो ऐसा हो गया है। ये सीन थोड़ा क्रिटिकल होने वाला था, क्योंकि ये अभी तक का सबसे टफ सीन था। इसमें लारा को अपने चेहरे पर कई तरह के इमोशंस एक साथ दिखाने थे। साथ में डायरेक्टर ये सीन तैयार करके लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते थे, ताकि लोगों को लगे कि लारा कितनी मजबूर हो गई है, उसे धोखा मिला, यही सब होने वाला था। उसने अपने चेहरे पर अभी जो एक्सप्रेशन बना रखा था वो काफी रियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में उसे धोखा मिला है और उसे काफी गुस्सा आ रहा है, पर इस गुस्से की वजह दरअसल कुछ और थी। जब लारा को उस कमरे में आना था, उससे पहले वो स्टेज के नीचे खड़ी थी और अपनी टर्न आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर कुछ वर्कर्स को वो ये कहते हुए सुनती है, माय गॉड, तुम देख रहे हो ना उस लड़की को, ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसके जैसा सेक्सी फिगर तो मुझे भी चाहिए यार। एंड सबसे बड़ी बात, इस लड़की की और मिस्टर विद्युत की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। साथ में ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दोनों पहली बार किस करें, ये तो इनके लिए रोज का काम लग रहा है। देखो ना कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। अगर सीन में विद्युत अपने मंगेतर के साथ इस लड़की को लेकर झगड़ा भी करते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भला इस लड़की के लिए कौन नहीं लड़ना चाहेगा। देखो तो कितनी ब्यूटीफुल दिखती है ये, मुझे भी इसके जैसा ही बनना है। भाई मैं अगर विद्युत की जगह होती ना तो जरूर लारा मैडम से लड़ पड़ती, पर इस लड़की को कभी अपने हाथ से नहीं जाने देती। वहीं दूसरी वर्कर ने कहा, यार तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, नो डाउट कि वो लड़की बहुत ज्यादा स्टनिंग दिख रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्टेज सुपरवाइजर इतनी अच्छी लड़कियों को ढूंढ कर ले आए हैं। येलो कॉस्ट्यूम वाली तो सेक्सी के साथ साथ काफी ब्यूटीफुल भी है, पर रेड कॉस्ट्यूम वाली भी कुछ कम नहीं रह रही है। दोनों ही एक से बढ़कर एक है। लारा को इस बात से चिढ़ मची थी क्योंकि वो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, पर फिर भी उसे कोई नहीं पूछ रहा था, बल्कि पूरे सेट पर बातें सिर्फ उन दोनों लड़कियों की ही हो रही थी, यानी पल्लवी और तन्वी की, जो बात लारा को रास नहीं आ रही थी। और यही चीज सोचकर उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आने लगता है। उसने थोड़ी देर पहले ही सोचा था कि फिर से दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, एंड वैसा होने भी लगा था। लारा इस वक्त मेन स्टेज पर थी। उसने वहां पर रखी हुई कई चीजें उठाकर नीचे फेंकी ताकि अपना गुस्सा शो कर सके। वो अपने चेहरे पर वही गुस्से के एक्सप्रेशंस भी ला रही थी और इसकी इंस्पिरेशन उसे उन वर्कर्स से मिली जो उसके बारे में बकवास कर रही थी। तभी लारा ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ, बोलती बंद क्यों हो गई तेरी? बोल क्या कर रही थी तू मेरे मंगेतर के साथ? रुक, तुझे तो मैं आज के आज बताती हूँ। इसके बाद वो विद्युत को धक्का मारकर साइड में फेंक देती है और तन्वी का हाथ पकड़कर उसे खुद की तरफ खींच लेती है। उसने काफी तेजी से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। फिर वो अपना हाथ उठाती है और जोर से तन्वी को थप्पड़ मार देती है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि पूरे सेट पे उसकी आवाज गूंजी थी। सब लोग लारा का ये रूप देखकर तो हैरान रह गए थे। किसी ने भी ये स्लैप एक्सपेक्ट नहीं किया था। विद्युत का रोल भी यही था कि जब लारा उन दोनों को पकड़ लेगी तब वो प्रोस्टिट्यूट से दूर हट जाएगा। उसकी आंखों में गिल्टनेस होगी और उसे काफी शर्म आ रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लारा ने आकर उसे धक्का मारा था। इसके बाद लारा जाकर विद्युत की शर्ट को पकड़ लेती है और उसकी कॉलर को भी। फिर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए काफी गुस्से से कहती है, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुम्हें ये लड़की पसंद आई? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ पर आकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये रिश्ता भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर तुम शादी से पहले ये सब कर रहे हो तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करोगे। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा हो, वो भी ऐसी लड़कियों के लिए।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वैसे तो विद्युत का आगे कोई डायलॉग ही नहीं था, बस उसे ऐसे ही खड़े रहना था, जैसे कि उसे इन सब से काफी शर्म आ रही हो। विद्युत सर नीचे झुकाकर खड़ा था, पर अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लारा ने उसी के सामने तन्वी को थप्पड़ मारा था, जो कि सीन में लिखा हुआ भी नहीं था। यहाँ तक कि हर कोई ये देखकर हैरान था कि लारा ने तन्वी को थप्पड़ क्यों मारा, और वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। यहाँ तक कि तन्वी को भी आइडिया नहीं था कि वो उसे थप्पड़ मार देगी। उसे लगा कि सिर्फ वो उसको पकड़ेगी और थोड़ा बहुत सुनाएगी जो स्क्रिप्ट में लिखा होगा, पर इसके तो सब कुछ उल्टा ही हुआ। तन्वी को उस थप्पड़ से काफी दर्द हो रहा था, उसके गाल लाल हो चुके थे। लारा ने अपने हाथों में जो अंगूठियां पहनी हुई थी वो तक तन्वी के गाल पर छप गई थी, उसके तो आंसू ही निकल आए थे। तन्वी को इस चीज का भी बुरा लग रहा था कि उसे ये सब नहीं बताया गया था। स्टेज सुपरवाइजर तो खुद ही शॉक में खड़ा था, क्योंकि अभी तक कुछ भी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, सब कुछ उल्टा हो रहा था। पहले तो विद्युत ने सीन पलट दिया, इसके बाद लारा ने। यहाँ तक कि उसने तो तन्वी को वार्निंग भी नहीं दी थी कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए वो तो सबसे ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। स्टेज सुपरवाइजर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? सब अपने अपने हिसाब से सीन क्यों पलट रहे हैं? क्या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है? अगर तुम लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही करना था तो फिर हमने स्क्रिप्ट क्यों बनाई? लारा, तुमने तन्वी को थप्पड़ क्यों मारा? ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, तुम्हें वायलेंट नहीं होना था। डायरेक्टर ने कुछ देर पहले ही सीन कट किया था, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई थी। सीन वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे, पर इससे पहले जो भी हुआ वो काफी अच्छा था। विद्युत तन्वी का रोमांस उन्हें अच्छा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने कट नहीं बोला, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। लारा को भी समझ में आ गया था कि वो फंस चुकी है, उसे तन्वी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। यहाँ तक कि ये स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा था, पर वो काफी चालाक थी। तभी वो अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर आई जैसे कि वो काफी घबरा गई हो, जैसे कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई हो। फिर उसने घबराते हुए कहा, डायरेक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं अपने रोल के अंदर इतना बह गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सच में इस लड़की को मारना नहीं चाहती थी, पर मैं अपने कैरेक्टर में डूब चुकी थी। मैं वो फील करने लगी थी जो मेरा कैरेक्टर फील कर रहा था। मैं थोड़ा ज्यादा इमोशन में चली गई एंड मुझे उसी वे में गुस्सा भी आ गया था। मुझे लगा कि फिल्म के अंदर मेरा कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो ये सब सहन नहीं करेगी और ऐसे प्रोस्टिट्यूट को सबक भी सिखाएगी, तो मैं बस वही फील कर रही थी एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक्शन भी लिया। मुझे लगा कि ये सब कुछ सही लगेगा, लोगों को भी मेरा स्टैंड लेना पसंद आएगा। मैं सच में काफी ज्यादा बह गई थी एंड मुझे इस पर हाथ उठ गया, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने इस प्रोस्टिट्यूट को मारकर कुछ गलत किया है। अगर हम फिल्म के नजरिए से देखेंगे तो ये सही है। आखिर कोई मंगेतर अपने होने वाले हस्बैंड को किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ देखेगी तो वो उस प्रोस्टिट्यूट को मारेगी ही। तो बस मैंने भी वही किया। जब हमारी ऑडियंस इस सीन को देखेगी तो उन्हें भी ये चीज काफी अच्छी लगेगी। डायरेक्टर प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचिए, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ये सीन मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। एक प्रोस्टिट्यूट को मारना कुछ गलत नहीं है। वैसे तो तन्वी को मारने का सीन नहीं लिखा गया था और ऐसा भी नहीं लिखा गया था कि उसे उस प्रोस्टिट्यूट पर हाथ उठाना है, पर उसने जो रीजन दिया था उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाया। वैसे तो वो सही कह रही थी एंड ऑडियंस को भी ये चीज पसंद आती ही। तो वहीं दूसरी तरफ तन्वी को लारा की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। नो डाउट कि उसने इतने सालों में खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। वो पहले से बहुत ज्यादा चालाक बन गई है। उसे लोगों को अपनी बातों में फंसाना आता है और खुद को बेचारा दिखाना भी। विक्टिम कार्ड प्ले करना कोई लारा से सीखे। स्टेज सुपरवाइजर को लारा का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी बेसलेस बातें कर रही थी। अगर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये सब लिखा होगा, पर वो अपने अकॉर्डिंग ही उसे चेंज करने में लगी थी। तभी स्टेज सुपरवाइजर ने कहा, लारा, आप अच्छे से जानती हैं कि आप स्क्रिप्ट में बदलाव नहीं कर सकती हैं। ये आपका काम नहीं है। हमने जो स्क्रिप्ट आपको दी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। अगर सबको अपने हिसाब से ही चलना होता तो फिर हम ये स्क्रिप्ट क्यों तैयार करते? सबसे बड़ी बात, ये दोनों सिर्फ साइड रोल के लिए आई हैं। इन्हें तो पता भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ करने वाली हैं।
ये करना सही नहीं है। अगर इन लोगों को गुस्सा आ गया तो मीडिया में आपके बारे में गलत चीजें भी फैल सकती हैं, जो हमारी फिल्म और आपकी इमेज दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये स्क्रिप्ट में लिखा होता और मैं इन दोनों को पहले से ये चीज बता कर रखता तो शायद इन्हें बुरा नहीं लगता, स्पेशली येलो कॉस्ट्यूम वाली लड़की को। पर आपने बिना सोचे समझे इन्हें थप्पड़ मार दिया। अब अगर ये नाराज होकर मीडिया में कुछ भी कह देती हैं तो फिर आप क्या करेंगी? सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद लारा तन्वी की तरफ देखती है और थोड़ी सरकास्टिक वे में कहती है, अच्छा, अगर ये बात है तो मैं इस लड़की को खुद से बदला लेने का एक मौका दे दूंगी। ये चाहे तो बाद में मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। ये तो ठीक है ना? इससे तो उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और ये मीडिया में जाकर कुछ कहेगी भी नहीं। इसके बाद वो डायरेक्टर की तरफ मुड़ती है और उनसे पूछती है, सर, क्या ये ठीक रहेगा? मुझे तो लगता है मैंने काफी सही सोल्यूशन दिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी। डायरेक्टर को तो खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लारा को क्या जवाब देना चाहिए। वैसे भी ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक नहीं था, पर इससे एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग हुई कि कहानी का प्लॉट थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड हो गया। एंड वैसे भी लारा को इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने ही इसे कास्ट करने के लिए भी कहा था, तो वो चाह कर भी लारा को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं थी। उन्होंने भी सोचा कि जो हो गया उसे जाने देते हैं। बहुत सोच समझने के बाद डायरेक्टर ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हम इसे बदल नहीं सकते, इसीलिए इस तमाशे को यहीं बंद करो। हम लोग इन दोनों को बाद में कंपनसेशन दे देंगे एंड मैं पर्सनली माफी भी मांग लूंगा। मुझे लगता है कि इस सीन के लिए यह काफी है। अब हम लोग अगला सेगमेंट शूट करते हैं। प्लीज इस बार सभी लोग ध्यान रखना कि कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद वो लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से उस मैटर को सुलझा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है एंड किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर विद्युत के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जितना तन्वी को गुस्सा आ रहा था उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा विद्युत को आ रहा था। वो किसी भी हाल में अपने प्यार को इस तरह से जलील होता हुआ नहीं देख सकता था। लारा का मेकअप आर्टिस्ट जल्दी से उसका टचअप करने के लिए आ जाता है, पर वो तन्वी को देख रही थी और काफी नफरत से देख रही थी। तन्वी उसका चेहरा देखकर ऐसे हो गई थी कि अभी जाकर बस उसे मार देगी। वैसे भी तन्वी यहाँ पर विद्युत से मिलने के लिए आई थी, किसी की मार खाने के लिए नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है और वो लारा को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं लारा भी यही चाहती थी कि वो उसे थप्पड़ मारे ताकि फिर से वो सेट पर सीन क्रिएट कर सके। वो लारा के करीब पहुंची थी कि तभी विद्युत उसे हाथ से पकड़कर रोक लेता है। जब तन्वी ने उसकी आंखों में देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उसे मना कर दिया। तन्वी को समझ नहीं आया कि आखिर में विद्युत ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो देख सकती थी कि वो काफी गुस्से में है। तन्वी को ये भी समझ आ गया था कि उसके इस चेहरे के पीछे जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। शायद वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। तन्वी विद्युत को काफी अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने पहले से ही ये सेंस कर लिया था। सभी एक्टर्स का टचअप हो जाता है और दूसरी साइड से डायरेक्टर माइक में चिल्लाते हुए कहते हैं, चलो तो फिर हम वापस से शुरू करते हैं। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चलो जल्दी से अपनी पोजीशन लो सब। एक्शन बोलने के बाद एक बार फिर से वही सीन शुरू हो जाता है। लारा ने तन्वी की तरफ बढ़ते हुए कहा, यू बिच, तुम जैसी लड़कियों का तो यही काम होता है कि तुम दूसरे के घर के अच्छे लड़कों को फंसाओ, जब भी तो तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं होती है। तेरी तो मेरे सामने खड़े रहने की भी हैसियत नहीं है और तू मुझसे नजरें मिलाकर खड़ी है। तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं आती? इसी मोमेंट पर विद्युत आगे आता है और लारा को तन्वी से दूर कर देता है। इसके बाद उसने वो किया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। विद्युत ने अपने घुटनों से सीधा लारा के पेट पर मारा। वो किक इतनी ज्यादा फोर्सफुल थी कि लारा खुद को संभाल नहीं पाई और 3-4 कदम पीछे चली गई। उसे काफी दर्द भी हो रहा था, पर दर्द से ज्यादा तो वो शॉक में थी कि आखिर में विद्युत ने उसके ऊपर हाथ कैसे उठाया, या यूं कहो कि पैर कैसे उठाया। सिर्फ लारा ही नहीं बल्कि सेट पर मौजूद हर एक इंसान शॉक में था कि विद्युत जो हमेशा शांत रहता है, जिसने कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, आज उसने सबके सामने लारा को अपने पैर से मारा। तन्वी भी ये सीन देखकर हैरान रह गई थी। उसने पहले नीचे गिरी हुई लारा को देखा और फिर विद्युत को। क्या सच में विद्युत ने लारा के पेट पर मारा? क्या ये उसने इसीलिए किया क्योंकि वो उसका बदला ले रहा था एंड इससे जस्ट पहले लारा ने उसे मारा था, इसीलिए विद्युत ने उस पर हाथ उठाया ताकि उसको सबक सिखा सके। इतना सब कुछ होने के बाद डायरेक्टर फाइनली अपने शौक से उभर कर कहते हैं, कट, अब ये क्या था? इतना कहने के बाद विद्युत डायरेक्टर की तरफ देखने लगता है। जो गुस्सा उसने इतनी देर से दबा रखा था वो फाइनली उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अरे सर,
आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? अभी कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि पहले वाला सीन जब लारा ने इस लड़की को थप्पड़ मारा तो वो काफी एक्शन ओरिएंटेड लग रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी यही करना चाहिए। मुझे भी अपनी मंगेतर को थोड़ा मारना चाहिए, तो इसमें फ्यूचर में हम दोनों का रिश्ता ज्यादा खराब होगा एंड मेरे मन में इससे बदला लेने की इच्छा भी बढ़ेगी। मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा करने से मेरे कैरेक्टर को आगे मदद मिलेगी, डायरेक्टर ने कहा। पर विद्युत, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तुम्हारे कैरेक्टर को जैसा बनाया गया है उसके अपोजिट तुम कर रहे हो। तुम एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते, ये सबके अगेंस्ट है। इससे तुम्हारे रोल पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। डायरेक्टर ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि विद्युत का कैरेक्टर इस वक्त ऐसा नहीं है। वो फिल्म के एंड में जाकर खराब होगा। अभी उसके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि वो अपने यूथ टाइम में है एंड वो किसी भी चीज की कुछ खास परवाह नहीं करता, बस अपनी जिंदगी के मजे लेता है। उसे फ्री रहना पसंद है एंड वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। पर बाद में धोखा मिलने के बाद एंड लाइफ में डिफिकल्टी आने के बाद वो पूरी तरह से बदल जाता है। पर ये सब कुछ फिल्म के एंड में होने वाला था। अगर अभी से विद्युत अपनी कैरेक्टर को ऐसा बना देगा तो वो स्टोरी पर बुरा इम्पैक्ट डालेगा, जो डायरेक्टर नहीं चाहते थे। विद्युत के कैरेक्टर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग उससे रिलेट कर सके। पर ये सीन होने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भला वो अपने फियांसे के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता था। विद्युत वैसे तो शांत रहता है, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। डायरेक्टर तो सोच में पड़ गए थे कि आखिर में वो ऐसा कैसे कर सकता है, पर फिर उन्हें लगा कि शायद वो इस चीज से पहले से अवेयर थे। कहीं ना कहीं उन्हें ये डाउट हो गया था कि सेट पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही। पर विद्युत ने कहा, आई एम सॉरी डायरेक्टर, पर मैंने इस चीज के बारे में इतना सोचा नहीं। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। डायरेक्टर उसकी बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि विद्युत ने ये जानबूझकर किया है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने स्क्रिप्ट में चेंजेस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है, तो मतलब ये जानबूझकर उसने किया है। डायरेक्टर ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और कहा, विद्युत, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम कभी भी स्क्रिप्ट के अंदर बदलाव करो या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि सीन को चेंज करना है, तुम अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। इस तरह से शूट के बीच में अगर तुम अचानक से वो चीजें करोगे जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखी ही नहीं हुई है, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। तुम जाने माने एक्टर हो और कई फिल्में कर चुके हो, तो इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी तुम नहीं कर सकते। इसीलिए प्लीज मुझे पहले से बता देना, ताकि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। एंड ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सजेशन पर काम नहीं करूंगा। तुम जो सजेस्ट करोगे मैं स्क्रिप्ट को वैसा बनाने की कोशिश करूंगा, पर ये सब करना ठीक नहीं है। विद्युत को डायरेक्टर की हाइपोक्रेसी देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने लारा को तो इस चीज के लिए नहीं टोका था कि उसने स्क्रिप्ट के अंदर क्यों बदलाव किए, उसने तन्वी के ऊपर हाथ क्यों उठाया। पर जब उसने लारा के ऊपर हाथ उठाया तो डायरेक्टर उसे इतना कुछ सुना रहा है। विद्युत ने लारा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको बता दूं कि अगर फ्यूचर में कभी भी लारा स्क्रिप्ट के अंदर बदलाव करती है और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करने की कोशिश करती है, तो वो चीज मुझे पहले से पता होनी चाहिए, ताकि मैं इस तरह से रिएक्ट ना करूं। अगर आपको मेरा ये करना पसंद नहीं आया तो लारा ने जो भी किया वो ठीक नहीं था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी को एडवांस में पता होना चाहिए कि अगला इंसान क्या करने वाला है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जब लारा ने विद्युत की बातें सुनी और सभी की तरफ देखा तो उसे थोड़ी सी शर्म आने लगी थी, क्योंकि सबसे पहले तो उसका चेहरा उतर गया था। साथ में उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहना चाहिए। अगर वो चुप रहेगी तो सबके बीच में मजाक बन के रह जाएगी, पर अगर कुछ बोलेगी तो बात बिगड़ जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लारा को लगा कि शायद उसे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अगर लारा तन्वी पर हाथ नहीं उठाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लारा विद्युत को देख के जा रही थी। वैसे तो उसे लगा था कि विद्युत काफी अच्छे दिल का इंसान है और वो लड़कियों की काफी रिस्पेक्ट करता होगा। हाँ, उन्होंने कभी बात नहीं की थी, उनकी कभी ऐसी बॉन्डिंग नहीं बनी, पर फिर भी लारा को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि विद्युत कभी भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। पर वो बहुत जल्दी गलत साबित हो गई थी। क्या विद्युत सच में ऐसा था या फिर वो उसी के साथ हार्श हो रहा था? पर लारा ने अपने चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस रखे जिससे कि वो सामने वाले को लगे कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है। ऐसा लगना चाहिए कि वो कितनी मासूम है और विद्युत ने उसे मारकर कितना गलत किया है।
वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोग विद्युत को सपोर्ट करें। इस वक्त उसे सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। थोड़ी देर में तो उसने रोना भी शुरू कर दिया था क्योंकि उसे अब सिंपैथी चाहिए थी। वो चाहती थी कि लोग उसे विक्टिम समझे। तन्वी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे लारा की हर एक चाल समझ में आ रही थी। सबसे पहले तो उसने उसे आकर थप्पड़ मारा और जब विद्युत ने वही सेम चीज उसके साथ की तो वो रोने लग गई ताकि विक्टिम बन सके और लोगों का सपोर्ट ले सके। तन्वी आगे आती है और उसने लारा से कहा, मैडम आप तो अच्छे से जानती हैं कि मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा रोल करने के लिए आए हैं। हमारे इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि हम यहाँ पर काम भी करने वाले हैं, पर फिर भी मैंने आपसे थप्पड़ खा लिया। आपको पता है मैं अपना बदला ले सकती थी और उसे वक्त आपके ऊपर केस भी कर सकती थी क्योंकि मैं फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो आपको इसी वक्त जेल भिजवा सकती हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया, ना ही मैं करूंगी। पर मैं आपको एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको सेट के ऊपर इस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग सीन चेंज किए थे तो आपको पहले बताना चाहिए था, पर आपने वो नहीं किया जो कि बहुत अनप्रोफेशनल था। इसके बाद आपने एक लड़की को बिना उसकी इजाजत के थप्पड़ मारा, जो फिर से अनप्रोफेशनल तो था ही बल्कि इल्लीगल भी था। अगर आप इतनी ही जानी मानी एक्ट्रेस हैं तो आपके अंदर इतनी सी समझ तो होनी चाहिए कि ये सब करना कितना गलत है, इससे आपकी इमेज पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, अब तो आपसे गलती हो गई। लारा को तन्वी की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। इस टाइम पर वो अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करे उसे वो तक समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सेट के ऊपर काफी सारे लोग मौजूद थे। उस टाइम तो कमरे में कम लोग थे इसलिए उसने सुना दिया, पर वो ये सेट पर नहीं कर सकती थी। इससे उसकी इमेज पर भी बुरा असर पड़ेगा। प्लस अगर मीडिया में किसी ने खबर दे दी तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तन्वी को सबक सिखाना तो चाहती थी पर मजबूर हो गई थी। वैसे भी वो प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, वो इस तरह से नहीं कर सकती। तन्वी को एक एविल लुक देने के बाद वो विद्युत की तरफ देखने लगती है। नो डाउट विद्युत की इंडस्ट्री के अंदर अच्छी खासी रेपुटेशन है एंड उसका काफी अच्छा नाम भी चलता है। ऐसे ही विद्युत बेस्ट एक्टर्स में नहीं आता। ये सब भी जानते हैं कि विद्युत का इतना नाम चलता है कि जो लड़की उसके साथ काम करती है उसे आगे इंडस्ट्री में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आज तक विद्युत ने जिन भी लड़कियों के साथ काम किया है या उन्हें लॉन्च किया है उनका करियर काफी सक्सेसफुल है, पर जिसने विद्युत से पंगा लेने की कोशिश की है या उसकी बेइज्जती की है उसका करियर इंडस्ट्री में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो लोग अब मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। पास्ट में भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर एक लड़की ने अपने इंटरव्यू में विद्युत से लड़ाई करने के बाद ये कहा था कि वो इंडस्ट्री में खुद के बलबूते पर आई है एंड उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसे किसी ऐरे गैरे एक्टर से एक्टिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो एक ऐरा गैरा एक्टर विद्युत को ही कह रही थी। ये वो दिन था जिसके बाद से उस लड़की को एक भी रोल नहीं मिला, एक भी फिल्म नहीं मिली, ना ही कोई प्रोजेक्ट, ना ही कोई छोटा मोटा काम। उसका करियर पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसीलिए तब से न्यू कमर्स और छोटे एक्टर्स ने ये कसम खा ली थी कि वो कभी भी विद्युत नौमाने से पंगा नहीं लेंगे, उसके साथ कोई भी सीन क्रिएट नहीं करेंगे, वरना उनका करियर खत्म हो जाएगा। लारा के पास सिर्फ अपने आप को प्रूव करने का एक ही मौका था। उसे अपने वर्ड्स के लिए माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा उसके पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो विद्युत के साथ रिस्क नहीं ले सकती है। अगर उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया तो उसके लिए ये सही नहीं होगा। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपने शब्दों को सुधारेगी और विद्युत का अप्रूवल ले लेगी। लारा खुद को टेबल का सहारा लेकर खड़ी करती है और फिर खुद को संभालने के बाद कहती है, विद्युत आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा कर दिया, स्पेशली इस येलो कॉस्ट्यूम वाली के साथ। मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि फिल्म के अंदर आपकी मंगेतर का रोल काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, तो अगर मैं ये सीन डालूंगी तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों को भी लगेगा कि उसने ऐसी लड़की को मारा है जो उसके मंगेतर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। आफ्टर ऑल वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस लड़की को मारकर कुछ गलत किया है। ये सीन में भी अच्छा लग रहा था, डायरेक्टर ने भी कुछ नहीं कहा तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं सच में ये नहीं करना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई। एंड ऐसे ही कुछ आपके साथ भी हुआ था। आपने भी फिल्म के अकॉर्डिंग सोचा, अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सोचा, देन आपने मुझे मारा। बट कोई बात नहीं, हम दोनों इस बात को जाने देते हैं, आगे से कोई गलती नहीं करेगा। लारा ने अपने विक्टिम कार्ड को खेल ही लिया था। इस टाइम वहां पर मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था कि विद्युत ने उसे मारकर थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। विद्युत को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। विद्युत को इन सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसने कहा,
लारा, फिल्म के अंदर तुम्हारा कैरेक्टर काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जैसा कि तुम मुझे अभी बता रही थी। पर अब तुम खुद को देखो, तुम क्या कर रही हो। तुम्हें तो अपने कैरेक्टर के जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि तुम तो उसमें ढलने की कोशिश कर रही थी। तुम तो अपने कैरेक्टर में इतना गुम हो गई थी कि तुम्हें ये तक पता नहीं चल रहा था कि तुम सामने वाले के साथ क्या कर रही हो। और अब एक्सप्लेनेशन देने का क्या मतलब। तुम 1% भी अपने कैरेक्टर जैसी नहीं लग रही हो। अब तुम बेचारी क्यों बन रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लारा, तुम्हें तो स्ट्रांग बनना चाहिए, खुद को ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम किसी से नहीं डरती हो, ना कि ऐसा जो इतनी सी बात पर रोने लग गई हो, जिसे काफी बुरा लग गया हो। विद्युत की बातें सुनकर तो लारा कंफ्यूज हो गई। उसे लगा कि अगर विद्युत को मनाने की कोशिश वो करेगी तो वो उसे माफ कर देगा एंड ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा उसने सोचा। पर विद्युत ने तो उल्टी उसकी बेइज्जती कर दी थी। अब वो खुद को बेचारी भी नहीं दिखा सकती थी और वो स्ट्रॉन्ग तो थी नहीं। ये सिचुएशन उसके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी। लारा तो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी, पर विद्युत तन्वी के पास जाता है, सबके सामने उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाते हुए डायरेक्टर से कहता है, हम इस शूटिंग को कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। इतना कहते ही उसने किसी की हाँ या ना का इंतजार नहीं किया। वो तन्वी को वहां से लेकर गया और सब लोग शॉक होकर उसे देखते रह गए। जब से विद्युत ने अपना करियर लॉन्च किया है तब से ही वो कंट्रोवर्सी से दूर रहा है, यहाँ तक कि वो प्रोफेशनल एक्टर में सेकंड नंबर पर आता है। सब लोग जानते हैं कि विद्युत अपने काम को लेकर कितना प्रोफेशनल है और वो ऐसे सेलिब्रिटीज में नहीं आता जो बहुत ज्यादा खड़ूस होते हैं। यहाँ तक कि उसने कभी भी बीच में शूटिंग को बंद करने के लिए भी नहीं कहा था। पर आज जब उसने तन्वी को तकलीफ में देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने शूटिंग बीच में ही बंद करवा दी। डायरेक्टर तो खुद भी ये देखकर हैरान था। आज वो सारी चीजें हो रही थी जो विद्युत ने कभी नहीं की थी, और वो भी एक लड़की को लेकर। क्या सच में ये लड़की उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि पहले वो लाइन ही भूल गया था, फिर उसने सीन चेंज कर दिए और लास्ट में वो शूट को बीच में ही खत्म करके उस लड़की को अपने साथ लेकर चला गया। लारा तो पूरी तरह से खो ही चुकी थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती थी। वैसे तो यहाँ तक लगने लगा था कि शायद उसके करियर का अब एंड होने वाला है। वो कभी अब इंडस्ट्री में अपने करियर को कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसने विद्युत को नाराज कर दिया है। आज उसने अपने लिमिट क्रॉस कर दी और जो भी विद्युत के सामने अपने लिमिट क्रॉस करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लारा तो उसके बारे में सोचना ही तक नहीं चाहती थी, पर अब जो हो गया सो हो गया। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और बदला लेने की इच्छा उसी पर भारी पड़ गई थी। अब तक तो लारा को ये भी नहीं पता था कि तन्वी विद्युत की वाइफ है। अगर ये पता चल गया तो पता नहीं कौन सा धमाका होगा। अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद उसने कहा, डायरेक्टर एक बार मेरी बात सुनिए। वो डायरेक्टर को लारा की एक भी चीज सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, तभी उन्होंने कहा, आज के लिए हमारा शूट खत्म हो चुका है, जाओ जाकर अपना मेकअप हटा लो, आज के लिए रेस्ट करो, वैसे भी आज काफी तमाशा हो चुका है। इतना कहने के बाद डायरेक्टर के साथ साथ सभी लोग वहां से एक एक करके जाने लगते हैं। लारा ये फील कर सकती थी कि इन सब के बाद काफियों का एटीट्यूड उसे लेकर चेंज हो गया है, डायरेक्टर का भी एंड काफी दूसरे लोगों का भी। इसका मतलब जो वो सोच रही है शायद वो मुमकिन हो सकता था। अभी उसका एक ही टारगेट था कि उसे विद्युत के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारना है, फिल्म के क्रू मेंबर्स के सामने अपनी इमेज को ठीक करना है, और ऐसा वो सिर्फ एक आदमी के सहारे ही कर सकती थी। अगर वो आदमी यहाँ पर आ जाता है तो फिर फिल्म के सेट पर उसको वही इज्जत वापस से मिलने लगेगी। इतना सोचते ही वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और उस आदमी का नंबर डायल करती है। 2 से 3 रिंग जाने के बाद वो कॉल उठा लेता है। तभी लारा ने एक स्माइल देते हुए कहा, हेलो भैया, कैसे हैं आप। सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी लारा ने वापस कहा, आप तो ठीक ही रहते हो तो अभी भी ठीक ही होंगे। मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था क्योंकि फिल्म के सेट पर मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं मुसीबत में आ गई हूँ। क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं ताकि सब कुछ ठीक कर सके। अभी भी सामने से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा होगा कि शायद किसी ने कॉल उठाकर साइड में रख दिया है और कोई सुन ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं था। लाइन के दूसरे साइड लारा का बड़ा भाई था। वैसे भी लारा को उससे ये रिक्वेस्ट करने में भी काफी डर लग रहा था। वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, इसलिए उसने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो बस आगे से जवाब आने का इंतजार कर रही थी। एंड ये जो साइलेंस उन दोनों के बीच में अभी हो रखी थी वो तो उसकी सांसें रोक रही थी। लारा काफी देर तक इंतजार करती रही एंड फाइनली फोन के दूसरे साइड से एक आवाज आती है, मैं बिजी हूँ,
ये सुनकर तो लारा को रोना ही आ गया था। वो जानती थी कि अगर उसके भाई ने मदद नहीं की तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा एंड इतनी जल्दी वो खुद का करियर खत्म नहीं करना चाहती थी। तभी उसने इमोशनल होते हुए कहा, भाई मुझे आज सेट पर फिर से बुली किया गया है। यहाँ तक मेरी फिल्म के लीड एक्टर ने मुझे मारा और वो भी सबके सामने। सारा क्रू मुझ पर हंस रहा था। मैं तो एक जोक बनकर रह गई थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ। प्लीज भाई मुझे बस इतना बता दे कि आपको कब टाइम मिलेगा, कब आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ सकते हैं। फोन की दूसरी साइड से एक काफी सख्त आवाज आती है और उसने कहा, मेरे पास कभी टाइम नहीं होता है। क्या ये चीज तुम नहीं जानती हो? मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए सेट पर आकर टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। सुना तुमने? लारा थोड़ी डर गई थी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका भाई सीरियस हो चुका है एंड कभी भी कॉल कट हो सकता है। पर इससे पहले उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि अगर उसने वापस कॉल मिलाया तो उसका भाई गुस्सा हो जाएगा। पर अगर उसने कॉल कट कर दिया तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगी। लारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर में उसे ऐसा क्या कहना चाहिए कि उसका भाई दौड़ता हुआ सेट पर आ जाए। तभी उसने हड़बड़ी में कहा, अच्छा भाई, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि तन्वी भी इस फिल्म में काम कर रही है तो तब क्या आप आएंगे? और ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच में तन्वी इस फिल्म में काम कर रही है। हमारा आज सीन भी शूट हुआ है। तन्वी का नाम सुनते ही उसका भाई पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो उसके भाई की आवाज में एकदम से डेस्परेशन देख सकती थी और तभी उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? तुम सच तो कह रहे हो ना? अगर लारा तुमने झूठ कहा तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लारा का आइडिया काम कर गया और जिस हिसाब से उसका भाई तन्वी के बारे में पूछ रहा था, इसका मतलब उससे मिलने के लिए वो जरूर आएगा। तभी उसने कहा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर सकती हूँ। वो हमारी फिल्म में एक एक्स्ट्रा रोल कर रही है, पर मैं ये नहीं जानती कि वो कितने टाइम के लिए सेट पर है। शायद आज या कल के लिए। तो क्या आप मेरी फिल्म लोकेशन पर आएंगे? पहले तो उसका भाई बिल्कुल चुप हो जाता है और कुछ देर में उसने बिना कुछ कहे ही कॉल पे कट कर दिया। पर इस बार लारा ये जानती थी कि उसने जो आइडिया इस्तेमाल किया है उससे उसे थोड़ा फायदा जरूर होगा। सबसे बड़ी बात, उसका भाई उससे गुस्सा भी नहीं हुआ। वैसे तो लारा को खुशी हो रही थी, साथ में रिलीफ भी मिला, पर उसे एक चीज पर गुस्सा आ रहा था और वो ये था कि हर कोई तन्वी का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उससे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता है। पता नहीं तन्वी में ऐसी क्या बात थी कि हर कोई उससे मिलना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पर वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पहले ही उसके गुस्से के चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब वो ऐसा चांस नहीं ले सकती थी। अभी उसे सिर्फ अपने भाई को बुलाने पर फोकस करना था क्योंकि वही उसका करियर संभाल सकता है। उसी के पास इतनी पावर है। पर आखिर में लारा का भाई था कौन और उसके पास इतनी पावर कैसे थी? इसके अलावा क्या वो सच में तन्वी से मिलने के लिए एक्साइटेड था या फिर कोई कहानी छुपी है? लारा खुद को शांत करते हुए एक यंग असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है। फिर वो उसके कान में कुछ 2 से 3 बातें कहती है। वो काफी धीरे कह रही थी ताकि किसी को सुनाई ना दे। जब बात उसकी कंप्लीट हो जाती है तब असिस्टेंट उसे हाँ कहकर वहां से चली जाती है। असल में वो स्टेज सुपरवाइजर को ढूंढने के लिए गई थी। जब उस असिस्टेंट को स्टेज सुपरवाइजर मिल गए तभी वो उन्हें साइड में लेकर जाती है और फिर उसने उन्हें कहा, तुम जो एक्स्ट्रा रोल के लिए लड़कियां ढूंढ कर लाए थे उन दोनों के पैसे दो और उन्हें यहाँ से जाने दो। कोई भी नहीं चाहता कि वो दोनों लड़कियां इस सेट पर ज्यादा देर रुके, इसीलिए उनकी पेमेंट क्लियर कर दो। सुपरवाइजर को वैसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से वो असिस्टेंट उन दोनों एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियों को जाने के लिए क्यों कह रही है। वैसे वो उन दोनों लड़कियों को इसीलिए ढूंढ कर लाया था ताकि वो फिल्म के अंदर बेस्ट दिख सके और विद्युत की पर्सनालिटी को मैच कर सके। पर आज जो कुछ भी उन दोनों के सेट पर हुआ उसे सुपरवाइजर को काफी बुरा लगा। यहाँ तक कि वो येलो वाली लड़की को सॉरी भी नहीं कह पाया। स्टेज सुपरवाइजर को भी लगा कि शायद उसे उन दोनों लड़कियों को जाने देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं उन दोनों को ढूंढता हूँ, उनकी पेमेंट करता हूँ और उन्हें यहाँ से जाने देता हूँ। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, इसीलिए उनका यहाँ से चले जाना ही सही है। इतना कहने के बाद वो दोनों ही अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। स्टेट सुपरवाइजर दोनों लड़कियों को ढूंढ रहा था ताकि उनकी पेमेंट क्लियर करके उन्हें वहां से फ्री कर सके, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। आखिर में दोनों कहाँ जा सकती हैं? वैसे भी जब से शूट खत्म हुआ है तब से उन दोनों का कोई पता ही नहीं है। सुपरवाइजर को ये तो आइडिया था कि शायद येलो ड्रेस वाली लड़की यानी तन्वी विद्युत के साथ हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम पर विद्युत ही उसे अपने साथ लेकर गया था। सुपरवाइजर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े फिल्मिंग कहाँ पर ढूंढेगा।
तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत तन्वी को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आ गया था। तन्वी को अपने साथ लाने के बाद विद्युत उसे आराम से सोफे पर बिठाता है और खुद का फर्स्ट एड किट लेकर आता है। साथ में उसे अपने फ्रिज में से बर्फ भी निकाली और उसे टॉवल में लपेट दिया, फिर खुद उसे उसके चेहरे पर फेरने लगा। वैसे तो तन्वी को यह सब अच्छा लग रहा था कि विद्युत उसकी परवाह कर रहा है, पर उसने अभी तक कुछ कहा नहीं था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ऐसे ही थे जैसे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा हो। तभी उसने पूछा, क्या मुझे देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है? देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, पर तुम हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। विद्युत ने उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया और उससे पूछा, तुम मुझे फोन ही कर देती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बाहर जो ड्रामा हुआ वो बहुत बुरा था। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ये सारे काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें एक्स्ट्रा बनने की क्या जरूरत थी? एक्स्ट्रा रोल के लिए सुपरवाइजर किसी दूसरी लड़की को ढूंढ लेता। तुमने हाँ क्यों की? तुम जानती थी कि तुम मेरी फिल्म में काम कर रही हो। और वो लारा पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, उसने तुम्हें सबके सामने मारा। ये चीज मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो वो चीज मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। वैसे तन्वी को विद्युत की बात ठीक ही लग रही थी, पर अब तो वो हो गया था। तभी उसने कहा, छोड़ो ना, जाने दो उस चीज को। और तुम मुझे कब से अवॉइड कर रहे हो? तुम्हें पता है 2 हफ्ते बीत चुके हैं, पर तुमने मुझसे ठीक से बात ही नहीं की। उस दिन कंपटीशन में भी तुम आए और ग्रैंड फिनाले खेल कर चले गए। हमने ठीक से बात भी नहीं की। तुम मुझे कब से इग्नोर किए जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं तुम्हें कॉल करती तो हम लोग बात कर पाते? विद्युत, ऑनेस्टली मैं तुमसे मिलना चाहती थी, फेस टू फेस देखना चाहती थी और तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है पर हम दोनों एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिता पा रहे हैं। मुझे कितनी सारी चीजें तुमसे पूछनी है, कितनी सारी चीजें क्लियर करनी है, पर तुम हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। विद्युत ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो ना, ताकि मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको? तन्वी ने उसे सिंपली हाँ कहा। तन्वी ने बेझिझक अपनी सारी बातें कह दी थी। पहले वो एक जूनियर रिपोर्टर थी, इसीलिए वो विद्युत से डरती थी। पहले उसे ऐसा लगता था कि वो विद्युत को जानते ही नहीं है, उनके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं बन सकता, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए साथ में है। पर जब से उसे ये पता चला है कि वो विधु है, तब से तन्वी बहुत ज्यादा ओपन हो गई है। उसे अब विद्युत से डर नहीं लगता। विद्युत ने कहा, तन्वी, अगर तुम्हें टाइम स्पेंड करना था तो तुम थोड़े दिन रुक जाती। तुम्हें पता है कि मैं सेट पर हूँ और यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तुम्हें भी पता है कि मैं अपने काम को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हूँ एंड प्रोफेशनल भी हूँ। मैंने कभी भी अपनी फिल्म के सेट के ऊपर किसी के भी साथ टाइम पास नहीं किया है। तन्वी ने कहा, हाँ हाँ विद्युत, मैं जानती हूँ कि तुम कितने प्रोफेशनल हो। तुम सेट पर कोई टाइम पास नहीं करते। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, पर मैं फिर भी यहाँ पर आ गई क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही थी। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। विद्युत, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ और कंपटीशन आने में अभी काफी टाइम है, तो मैं घर पर अकेले बैठकर क्या करती। विद्युत को तन्वी की बात से कहीं न कहीं खुशी हो रही थी, क्योंकि अगर वो सेट पर रहेगी तो विद्युत अलग से टाइम निकाल सकता है, वरना हर वक्त वो बस शूट में ही बिजी रहता था, क्योंकि उसे पता था कि शूट खत्म होने के बाद उसके पास करने को कुछ भी नहीं होगा। पर अगर तन्वी आ गई है तो वो उसके साथ घूम सकता है। तन्वी उसके थोड़ा करीब आकर बैठ जाती है। विद्युत उसके गाल पर अभी भी थप्पड़ का निशान देख सकता था। वो पूरा लाल हो गया था एंड साथ में जो अंगूठियों के निशान छपे थे वो भी साफ दिख रहे थे। उसे तन्वी को तकलीफ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने लारा को लात मारकर तो बहुत छोटा काम किया है, वो तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। तन्वी जब नॉर्मल हो जाती है तो विद्युत को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाती है, जहाँ पर उनका सेट बना हुआ था। 2 दिन पहले ही एक हिस्टोरिक जगह से रिलेटेड वहाँ पर एक सीन शूट किया गया था, जिसका सेट हटाया नहीं गया था, तो तन्वी उसे वहाँ लेकर जाती है। फिर अपना फोन विद्युत को देने के बाद उसने कहा, लो, जल्दी से मेरी एक अच्छे से पिक्चर क्लिक करो ताकि मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल सकूं। वैसे भी ऐसी जगह देखने को काफी कम मिलती है, तो मैं एक हिस्टोरिक जगह के सेट पर हूँ, तो यहाँ पर पिक्चर लेना तो बनता है ना।
ऐसे सेट कहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि स्टूडियो तक में ये जगह देखने को नहीं मिलती है। और फिर अपने इंस्टाग्राम पर इस जगह की लोकेशन को भी मैं टैग करूंगी ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक शूटिंग के सेट पर आई हूँ। कितना कूल लगेगा ना। इसके बाद तन्वी एक पत्थर के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और पोज बनाने लग जाती है। विद्युत को तो ये चीज थोड़ी फनी लग रही थी, पर उसे अच्छा लग रहा था कि तन्वी किसी चीज को दिल पर लगा कर नहीं बैठी है, ना ही उसने अपना मूड खराब किया। वैसे तन्वी ने पोज वैसा ही बना रखा था जैसे गेम में उसके चैंपियन बनाती है। वो बिल्कुल अपने चैंपियन के जैसे ही दिख रहे थे। उसके दोनों हाथ पीछे थे और एक पैर आकर सामने रखा हुआ था। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने अपने चेहरे की वो साइड छुपा ली थी जहाँ पर थप्पड़ वाला निशान था। विद्युत को तन्वी को ऐसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था एंड वो जल्दी से उसके पिक्चर भी क्लिक करने लगता है। उसने तन्वी की 2 से 3 पिक्चर क्लिक की थी। तन्वी जल्दी से आती है और अपना फोन वापस लेती है। फिर वो पिक्चर देखने लग जाती है कि कैसी आई है। कुछ देर उन्हें घूरने के बाद तन्वी ने कहा, ओह माय गॉड, तुम इतनी खराब पिक्चर लेते हो विद्युत, मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने एक भी अच्छी पिक्चर क्लिक नहीं की है, पर कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगी। वैसे मैं तुमसे ज्यादा अच्छे पिक्चर क्लिक करती हूँ। चलो जल्दी से वहां जाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। विद्युत उसे देख रहा था। तन्वी जानती है कि विद्युत को पिक्चर क्लिक करवाना पसंद नहीं है। हाँ, ये चीज थोड़ी फनी है कि वो फिल्म में काम करता है, हर टाइम स्क्रीन के ऊपर दिखता है, पर उसे पिक्चर क्लिक कराना पसंद नहीं है। तभी तन्वी ने कहा, अरे तुम मुझे क्या देख रहे हो, जाओ जाकर खड़े हो जाओ और हाँ, अपने हाथों को पीछे रखना, बॉडी एकदम स्ट्रेट और दूसरी साइड फेस रखना जिससे तुम्हारी जॉ लाइन दिखे। विद्युत ने उसकी बात मानी और वहां जाकर खड़ा हो गया। जैसे उसने पोज बताया था उसने वैसे ही पोज दिया, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी खराब थे। तभी तन्वी ने कहा, तुम इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो, जरा अपने आप को शांत रखो और अच्छा सा एक्सप्रेशन दो। ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती तुमसे फोटो क्लिक करवा रहा हो, जरा एक अच्छी सी स्माइल तो दो। तन्वी को इतना प्रोफेशनल होता हुआ देखकर विद्युत की तो हंसी ही निकल गई। तन्वी भी उसे देखकर हंस रही थी। कुछ टाइम पहले तक उनके बीच में थोड़ा सा टेंस माहौल बना हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। विद्युत पोज बनाता गया एंड तन्वी उसके पिक्चर क्लिक करती गई। कुछ देर सेट पर बिताने के बाद वो दोनों वापस कमरे में आ जाते हैं। अब तन्वी विद्युत दोनों ही एक दूसरे की बाहों में रेस्ट कर रहे थे। वैसे भी आज तन्वी को काफी कुछ फेस करना पड़ा था, इसीलिए विद्युत उसे कंफर्ट कर रहा था। वो दोनों बैठे थे कि तभी कोई उनके दरवाजे पर आकर नॉक करता है। विद्युत सामने वाले को अंदर आने की परमिशन देता है। जब गेट खुला तो सामने अमृत खड़ा था और उसके चेहरे पर एक फीकी स्माइल थी। विद्युत ने कहा, क्या हुआ, तुमने अपना चेहरा क्यों छोटा किया हुआ है, क्या किसी से लड़ाई हुई है या फिर तुम्हें किसी ने कुछ सुना दिया? अमृत ने कहा, नहीं विद्युत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं जानता हूँ कि ये डिस्टर्ब करने की बहुत गलत टाइमिंग है, तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी और अगर ये बात नहीं हुई तो हमें काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। विद्युत तन्वी दोनों ही उसकी बात सुन के सीरियस हो जाते हैं। अमृत ने आगे कहा, मुझे अभी भी डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया है कि हमारे इन्वेस्टर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते होंगे। देखो, लास्ट टाइम तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था और तुम बेंगलुरु चले गए थे, तब मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मैं तुम्हें एडवांस में इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लास्ट टाइम तो हमने ये चांस मिस कर दिया था, पर इस बार नहीं कर सकते। तुम अच्छे से जानते हो कि हमने अभी अभी अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया है और हमें इन्वेस्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज रात का डिनर हम लोग उन्हीं के साथ करने वाले हैं, तब हम अपनी कंपनी के बारे में उन्हें बताएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे ताकि वो इम्प्रेस हो सके। विद्युत, हमें कैसे भी करके आज के इन्वेस्टर को खुश करना है ताकि वो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। वैसे तो अमृत को ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था, पर अभी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी उसने कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम तन्वी के साथ हो, पर तुम्हें भी अच्छे से पता है कि हमें अभी स्पॉन्सर की कितनी ज़रूरत है एंड तन्वी भी ये बात बहुत अच्छे से समझती है, तो वो ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो क्या तुम आज रात को आओगे? अमृत को पता था कि जब भी विद्युत तन्वी के साथ होता है तो वो किसी भी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचता, भले ही वो सारे काम में हमेशा प्रोफेशनल रहता हो और हमेशा हर काम परफेक्शन के साथ करता हो, पर जहाँ बात तन्वी की आ जाती है तो वो सब चीजें भूल जाता है, यहाँ तक कि वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। इसीलिए बस अमृत उससे कंफर्म कर रहा था कि आगे चलकर प्रॉब्लम ना आए। अमृत को बस यही डर था कि कहीं विद्युत आने से मना ना कर दे, क्योंकि वो इस वक्त तन्वी के साथ है और वो दोनों शायद अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है वो डिनर के लिए मना कर दे, पर यहाँ पर अमृत गलत साबित हो जाता है। अमृत की बात ध्यान से सुनने के बाद विद्युत ने कहा,
मैं समझता हूँ, अगर वो लोग आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उनके साथ डिनर जरूर करेंगे। ये सुनते ही अमृत को थोड़ी राहत मिलती है और वो विद्युत को एक स्माइल देकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेट पर भी काफी एक्साइटमेंट हो रखी थी क्योंकि इन्वेस्टर आ रहे थे। सभी लोगों को उन्हें खुश करना था ताकि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। सब लोग काफी बिजी थे, हर कोई अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। लारा, जिससे कुछ ही देर पहले सब लोग चिढ़े हुए और गुस्सा हो रखे थे, वो भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। डायरेक्टर ने भी लारा से बात करना शुरू कर दिया था। उनके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो दोनों स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्टर ने उससे काफी कैजुअली माफी मांगते हुए कहा, देखो विद्युत ने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी किया, मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर किया है। शायद ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। तुम्हें भी उसकी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। वैसे भी हम सब लोग एक फिल्म में काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिलजुल कर काम करना चाहिए। वैसे भी जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम इसे अवॉइड करने की कोशिश करना और प्लीज विद्युत को गुस्सा मत दिलाना। तुम तो जानती हो ना कि आज तक जितनी भी लड़कियों ने विद्युत के साथ पंगा लेने की कोशिश की है, उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसीलिए तुम भी संभल कर रहना। लारा ने भी अपना मूड ठीक करते हुए कहा, मुझे पता है सर कि विद्युत जाने माने एक्टर है और उनका इंडस्ट्री में काफी नाम चलता है। मुझे ये भी पता है कि जिन लड़कियों ने उनके साथ बदतमीजी की है वो अब पछता रही हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और मैं जानती हूँ कि वो भी अपने कैरेक्टर को काफी ज्यादा सीरियसली ले गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझ पर गलती से हाथ उठा दिया। पर कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं कौन होती हूँ उन पर गुस्सा करने वाली। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मुझे दिल से माफ कर दें ताकि आगे हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके और वो मुझे इंडस्ट्री में गाइड भी करें। डायरेक्टर इसके बाद उसे हाँ करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही लारा ने अपना मूड फिर चेंज कर लिया। वैसे भी वो उनके सामने झूठी हंसी दिखा रही थी। वैसे तो अभी उसे सिर्फ अपने भाई की टेंशन हो रही थी कि वो आएगा या नहीं। वो जानती थी कि उसने अपनी बात कह दी और उसने तन्वी का नाम भी लिया है, तो वो तन्वी से मिलने के लिए जरूर आएगा। पर कब, वो ये नहीं जानती थी। अगर जल्दी आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, उसी के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लारा वहां पर बैठी हुई यही सोच रही थी कि क्या सुपरवाइजर ने उन दोनों लड़कियों को यहाँ से बाहर निकाला होगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसके लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो तन्वी के साथ आगे काम नहीं कर सकती थी। पहले ही सिर्फ तन्वी की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर वो उसके सामने रहेगी तो लारा को गुस्सा आता ही रहेगा। उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए असिस्टेंट को बुलाया और फिर उससे कहा, जाओ और जाकर उन दोनों एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियों को देखो। अगर वो तुम्हें इस सेट पर कहीं पर भी मिलती हैं, तो उन्हें तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह दो, ठीक है? मुझे वो दोनों लड़कियां यहाँ पर नहीं चाहिए। असिस्टेंट ने उसे हाँ कह के वहां से वो चली गई। वैसे भी अभी तक किसी को आइडिया नहीं था कि तन्वी विद्युत के साथ उसके कमरे में है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तन्वी को तो विद्युत अपने साथ सेट से ले गया था, पर जब शूटिंग डिसमिस हुई तब पल्लवी के पास कोई भी जगह नहीं बची थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। तन्वी भी विद्युत के साथ थी, इसीलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था चिराग के साथ रहना, क्योंकि चिराग के अलावा वो किसी को नहीं जानती थी। वो दोनों सेट के कॉर्नर पर ही बैठे हुए थे। जब पल्लवी शूट कर रही थी तब उसने अपनी जैकेट निकाल ली थी, तो अब उसने जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी और वहां पर ठंड थी, इसीलिए वो कांप रही थी। तभी चिराग अपनी जैकेट निकालकर उसे दे देता है ताकि उसे पहनकर वो बेहतर महसूस कर सके। चिराग सपोर्टिंग रोल में था, इसीलिए उसका कोई कमरा नहीं था। उसे अपने को एक्टर के साथ ही कमरा शेयर करना पड़ता था एंड वो पल्लवी को उनके बीच में नहीं लेकर जा सकता था। इससे पल्लवी खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाती और वो भी, इसीलिए वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। हालांकि चिराग मोस्ट ऑफ द टाइम विद्युत के कमरे में ही रहता था, क्योंकि विद्युत भी सेट पर अकेला ही होता था और वो दोनों दोस्त हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम निकाल लेते थे। पर चिराग जानता था कि विद्युत अभी तन्वी को लेकर गया हुआ है, तो वो उनके बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था। चिराग ने उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दिया और पल्लवी भी यही चाहती थी। जब चिराग ने पल्लवी को कांपते हुए देखा और अपनी जैकेट उसे दी तो पल्लवी को ये चीज काफी अच्छी लगी। वो इस बात से भी खुश थी कि उसके आइडियल की जैकेट उसने अभी पहन रखी थी। यह अच्छा खासा फैन मोमेंट था।
चिराग पल्लवी को थोड़ा अपने करीब खींच लेता है। इसके बाद उसने धीरे से पूछा, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सच बताऊं तो मैंने या फिर विद्युत ने तुम दोनों को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। पल्लवी उसका सवाल सुनकर थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वो उसे सच्चाई नहीं बता सकती थी। तभी उसने कहा, वो मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी एंड तन्वी मुझे फ्लाइट नहीं मिली थी। चिराग ने कहा, अच्छा तो तुम किसी काम से आई हो, कहीं ये काम एक्स्ट्रा रोल प्ले करना तो नहीं है ना? क्या तुम सच में यहाँ पर एक्स्ट्रा रोल प्ले करने आई थी? वैसे अगर ये तुम्हारा आइडिया था तो मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। पल्लवी चिराग की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रोल प्ले करने नहीं आए थे। ये तो गलती से उन्हें मिल गया था। और इससे पहले कि वो चिराग को कोई भी चीज क्लियर करते, चिराग ने वापस से कहा, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? क्योंकि जनरली लोग ये साइड रोल इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और इस लाइन में तो काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। पल्लवी ने कुछ नहीं कहा, और उसने कहना भी क्या था? क्या वो सच में यहाँ पर पैसों के लिए आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने भाई की मदद करने आई थी, साथ में चिराग को देखने के लिए आई थी। पैसों की बात तो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक नहीं थी, पर वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं था। वो साइड रोल करके पैसे कमा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद पल्लवी ने कहा, बात दरअसल ये है कि मैंने न्यूज एजेंसी में अपनी जॉब को छोड़ दी है। मैंने और तन्वी ने साथ में अपनी जॉब छोड़ी थी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है। वहाँ कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता है। चिराग को फिर कुछ समझ में आता है और उसने कहा, तो इसका मतलब तुम और तन्वी यहाँ पर काम करने के लिए आई हो? तुम लोगों को यहाँ पर काम करना है, पर ये जगह बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तुम लोग बेंगलुरु में भी अपने लिए जॉब ढूंढ सकते थे। पल्लवी को समझ में नहीं आया कि चिराग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो दोनों यहाँ पर काम की तलाश में नहीं आई थी। तन्वी विद्युत से मिलने आई थी और वो किसी दूसरे काम से। एक्सीडेंटली उन्हें ये रोल मिल गया, और अब चिराग को लग रहा है कि वो दोनों यहाँ पर काम के सिलसिले में आई थी। पल्लवी ने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बात दरअसल ये है कि चिराग ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, नहीं, अगर बात ये है तो तुम लोग बहुत सही कर रहे हो। देखो, अगर तुम लोगों को काम करना है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। वैसे भी सेट पर डायरेक्टर को एक्स्ट्रा रोल के लिए लड़कियों की जरूरत है, एंड अभी तो काफी सारे ऐसे रोल्स आएंगे जहाँ पर एक्स्ट्रास की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी स्टेज सुपरवाइजर को कॉल करता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या तुम्हारे लायक फिल्म के अंदर कोई भी छोटा मोटा रोल है या नहीं। अगर होगा तो वो तुम्हें जरूर रोल दे देंगे, एंड तुम्हें लाइन भी दे दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा जितना अच्छा रोल होगा तुम्हें उतने ही अच्छे पैसे मिलेंगे। वैसे भी मुझे तो लगता है कि तुम आराम से एक्टिंग कर लोगे, तुम्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सुनने के बाद पल्लवी जो भी चिराग से कहने वाली थी वो सब इग्नोर कर देती है, और उसने कहा, ठीक है, ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वैसे भी मुझे काफी सारे पैसे कमाने ही हैं, तो क्यों ना मैं इस फिल्म में कुछ छोटा मोटा काम कर लूं। अभी वैसे भी करने को कुछ है ही नहीं, तो यही सही। चिराग ने उसे एक स्माइल दी। वो देख सकता था कि पल्लवी की नाक ठंड की वजह से लाल हो गई है, तो उसने उसकी नाक पर हल्का सा टैप किया। वैसे तो ये मोमेंट काफी क्यूट था, पर दोनों के बीच में अचानक से ऑकवर्डनेस आ जाती है, और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से शर्माने लग जाते हैं। पल्लवी को चिराग की छोटी छोटी चीजें आज काफी अच्छी लग रही थी। फाइनली चिराग आगे से कुछ कर रहा था, वरना हर बार तो वो लोग चुपचाप बैठे रहते थे। ना तो उनके बीच में कोई बात होती है और ना ही वो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर आज कुछ अलग ही माहौल था। पल्लवी को चिराग का ये स्वीट जेस्चर देखकर अंदर ही अंदर काफी खुशी हो रही थी। वो तो बस ये उम्मीद कर रही थी कि वो कुछ दिन इसी सेट पर रह जाए और चिराग के करीब आ जाए। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब वो दोनों अपनी बातें कर रहे थे, तभी वो लोग सुनते हैं कि आसपास में काफी सारे क्रू मेंबर्स इन्वेस्टर के आने की बात कर रहे हैं। तभी चिराग को पता चलता है कि आज शाम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। चिराग ने पल्लवी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आज हमारा कोई भी शूट होने वाला है। रात को भी शूटिंग होती, पर क्योंकि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर को टाइम मिलेगा, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे खड़े खड़े तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हें अपने होटल ले चलता हूँ, बाहर रूम में तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो। जैसे ही पल्लवी ने होटल का नाम सुना तो वो एक बार के लिए हैरान भी हो जाती है और साथ में खुश भी। क्या वो सच में अपने फेवरेट एक्टर के साथ एक होटल रूम में जाने वाली है? इसका मतलब क्या वो सच में चिराग के साथ एक ही रूम में रहेगी? ये सब सोचकर ही पल्लवी एक्साइटमेंट के मारे उछलने लगती है। चिराग उसे इस तरह से देखकर हंसने लग गया था। तभी उसने कहा, तुम्हें नहीं पता पर तुम काफी फनी हो। जब हम लोग शूट कर रहे थे तब भी तुम मुझे फनी लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे अंदर एक अलग ही पावर है। तुम ज्यादा सीरियस नहीं होते हो, और हाँ, कभी घबरा जाती हो, पर
इतना तो चलता है। वो दोनों हंस रहे थे और एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शूट दोनों ही लवर्स को पास में ले आई है। तन्वी विद्युत भी साथ में खुश थे और पल्लवी चिराग भी साथ में खुश थे। इससे पहले कि वो दोनों आगे कुछ भी बात कर पाते या फिर मस्ती करते, स्टेज सुपरवाइजर पल्लवी को ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। पल्लवी को वहां देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। तभी उसने कहा, ओह माय गॉड, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, वरना अगर 5 मिनट में तुम और तुम्हारी उस दोस्त को मैं ना ढूंढता तो सच में पागल हो जाता। तुम कहाँ चली गई थी? पता है तुम्हें कब से पूरे सेट पर मैं ढूंढ रहा हूँ। एंड तुम्हारी वो दोस्त कहाँ पर है? पल्लवी इससे पहले कि कोई भी बात क्लियर करती या फिर स्टेज सुपरवाइजर उसकी बात को सुनता, उसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और उन्हें पल्लवी के हाथ में देते हुए कहा, चलो ये सब छोड़ो, ये लो तुम्हारी आज की पेमेंट, पूरे 4000 है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी दोस्त को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी शूटिंग नहीं होने वाली है। पल्लवी ये देखकर हैरान हो जाती है। अभी थोड़े टाइम पहले ही चिराग उसे फिल्म में रहने के लिए कह रहा था, पर सुपरवाइजर उसे वहां से जाने के लिए कह रहा है। पल्लवी चिराग को देख रही थी। तभी चिराग ने सुपरवाइजर से कहा, देखो ये मेरे दोस्त है, तो क्या तुम इसे एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियों की लिस्ट में रख सकते हो? चिराग का इंडस्ट्री में कोई अच्छा खासा नाम नहीं था और ना ही उसने कभी अपना नाम बेहतरीन करने की कोशिश की थी। वो हर बार किसी न किसी स्कैंडल में फंसता जाता था, जिस वजह से इंडस्ट्री में उसकी प्रोफाइल लो रह गई। और अभी तक भी अगर कई लोग उसे जानते हैं और उसे काम मिल रहा है तो वो सिर्फ विद्युत की वजह से है, क्योंकि वो विद्युत का बहुत अच्छा दोस्त है। इसीलिए चिराग को इस टाइम पर काम मिल जाता है, वरना उसकी लाइफ अभी क्या होती है चिराग ही जानता है। वैसे तो हर एक एक्टर की अपनी लाइफ होती है, उसकी यूनिकनेस होती है जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भले ही चिराग में सारी चीजें ना हो, पर फिर भी वो इतना बुरा नहीं था। सब लोगों को पता है कि चिराग कितना अच्छा लड़का है, साथ में वो दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट भी करता है। सिर्फ इसी वजह से लोग उसे ना नहीं कह पाते थे। पर पता नहीं इस बार स्टेज सुपरवाइजर उसे क्या जवाब देने वाला था, क्योंकि वो खुद बुरी तरह से फंसा हुआ था। वो चिराग को मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, पर अभी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सुपरवाइजर ने पल्लवी को देखा और थोड़ा अपसेट होकर कहा, आई एम सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ और प्लीज मेरी बातों से ये मत समझना कि मैं मदद नहीं करना चाहता, पर इस बार मैं लारा मैडम के शब्दों से बंधा हुआ हूँ। लारा मैडम ने कहा है कि मुझे अभी के अभी इन दोनों एक्स्ट्रा लड़कियों को यहाँ से भेजना होगा। वो इन दोनों को सेट पर नहीं देखना चाहती। एक गैप लेने के बाद सुपरवाइजर ने कहा, चिराग, आप अच्छे से जानते कि लारा मैडम किस तरह की इंसान है और मैं उनसे बहस नहीं कर सकता हूँ, ना ही उनके अगेंस्ट जा सकता हूँ, क्योंकि उन्हें खुद इन्वेस्टर्स ने यहाँ भेजा है। ये इन्वेस्टर फिल्म का प्रोड्यूसर भी है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी नौकरी भी जा सकती है। जब इन्वेस्टर का नाम आया तब पल्लवी थोड़ा सा हैरान जरूर हुई, क्योंकि ये जाहिर सी बात थी कि ये फिल्म का प्रोडक्शन काफी बड़ा है और यहाँ पर एक से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। पर अभी एम्बिशन फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ ही इन्वेस्टर्स हैं और पल्लवी की फैमिली भी उनमें से एक है। हाँ, उसकी फैमिली ने विद्युत की फिल्म में इन्वेस्ट कर रखा है। पल्लवी सुपरवाइजर को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि तभी चिराग ने कहा, पर क्यों? वो ऐसा क्यों चाहती है? वो क्यों चाहती है कि ये दोनों यहाँ से चली जाए? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो होती कौन है ये सब डिसाइड करने वाली। स्टेज सुपरवाइजर थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी उसने कहा, मैं किसी चीज को लेकर कुछ भी पक्का नहीं कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं और उन्हें ये दोनों क्यों पसंद नहीं है, पर मुझे उनके ऑर्डर्स मिले हैं। शायद एक रीजन ये हो सकता है कि उन्हें लगता है कि ये दोनों लड़कियां उनसे ज्यादा खूबसूरत है एंड सेट पर भी इन दोनों की बातें हो रही थी, तो शायद उन्हें इन दोनों से जलन हो रही होगी, इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो दोनों यहाँ पर रुके। चिराग को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा भी छोटा पड़ गया था। उसे सच में लगा था कि वो पल्लवी को उसकी फिल्म में काम दिलवा सकता है, पर यहाँ तो सारी चीजें उल्टी ही पड़ गई। उसे कैसे भी करके पल्लवी को इस फिल्म में रखना था, ये उसकी इज्जत की बात आ गई थी। पर चिराग नहीं जानता था कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। सुपरवाइजर उसे देखकर जल्दी से कहता है, चिराग सर, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप पल्लवी को इस फिल्म में काम दिलवाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, पर आप ये भी तो समझिए कि मैं कितने डिफिकल्ट पोजीशन में फंसा हुआ हूँ। मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टेज सुपरवाइजर हूँ और हमें इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती है।
पर अगर आप सच में पल्लवी को फिल्म के अंदर रखना चाहते हैं तो आप जाकर एक बार डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं तो लारा मैडम कुछ नहीं कर पाएगी, उन्हें चक मारकर सर की बात माननी ही पड़ेगी। चिराग सुपरवाइजर की बात सुनकर खुश हो जाता है और उसके दिमाग की बत्ती भी जल जाती है। वो सुपरवाइजर ठीक कह रहा था, अगर चिराग जाकर डायरेक्टर से बात करेगा तो वो पल्लवी को जरूर इस फिल्म में रख लेंगे। फिर लारा तो क्या, कोई भी पल्लवी को फिल्म से नहीं निकाल पाएगा। उसने सुपरवाइजर को एक स्माइल देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए ये चीजें कितनी डिफिकल्ट है, पर तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं डायरेक्टर सर से जरूर बात करूंगा। चिराग ने सुपरवाइजर के लिए चीजें डिफिकल्ट करना सही नहीं समझा और वो सुपरवाइजर भी पल्लवी को उसकी पेमेंट देकर वहां से चला गया। वैसे तो चिराग का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, पर उसे एक चीज की तसल्ली थी कि शायद वो अभी भी कुछ कर सकता है। पहले तो चिराग खुद को काफी यूजलेस समझ रहा था, वैसे भी उसने इंडस्ट्री में इतना नाम नहीं कमाया है कि उसके कहने से सब कुछ चले, जैसे विद्युत के कहने पर चलता है। पर उसने सोच लिया था कि आज वो खुद को प्रूव करके दिखाएगा कि वो भी कोई अहरा गहरा इंसान नहीं है। पल्लवी ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आपका चेहरा भी उतर गया है, जरूर आपके मन में काफी चीजें चल रही है, कुछ बात है क्या? चिराग ने कहा, तुम्हें पता है पल्लवी, मैंने इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ किया है। मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार तो नहीं बन पाया क्योंकि शायद मैंने कभी उतनी मेहनत की ही नहीं। मैं कभी भी वो इज्जत नहीं कमा पाया जो बाकी एक्टर्स ने कमाई है। मैं वो इंसान भी नहीं बन पाया जिसकी हर वक्त हर जगह चलती हूँ। पर ऐसा होता ना तो मैं तुम्हें इस फिल्म में तुरंत काम दे देता और तुम्हें पैसों की भी कोई कमी नहीं आती। पल्लवी ने कहा, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर एक इंसान एक जैसा ही हो, कुछ लोगों को अलग भी तो होना चाहिए ना। तो आप अलग हैं एंड मुझे बहुत पसंद है। ये कहने के बाद पल्लवी अचानक से शर्माने लग जाती है। पल्लवी को इस तरह से देखकर चिराग को पता नहीं क्यों पर काफी अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि पहली बार जिंदगी में किसी फीमेल ने उसे सपोर्ट किया है, उसे मोटिवेट किया है। तभी वो पल्लवी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में ये क्या हुआ। तभी उसने पूछा, अरे हम कहाँ जा रहे हैं? चिराग ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, हम लोग डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, अब हम उन्हीं से बात करेंगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें इस फिल्म से कौन निकालता है। कुछ देर में वो लोग डायरेक्टर के कमरे में भी पहुंच जाते हैं। पल्लवी को वैसे तो काफी डर लग रहा था, उसने कभी भी डायरेक्टर से बात नहीं की थी और वो काफी बड़े आदमी भी थे, तो उसे डर लग ही रहा था। पर चिराग भी थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने कॉन्फिडेंस में आकर ये तो कह दिया था कि वो उसे काम दिलाएगा, पर चिराग खुद भी नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो पाएगा भी या नहीं। जब डायरेक्टर ने दोनों को ही घबराया हुआ देखा तो उन्होंने पूछा, अरे चिराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इस एक्स्ट्रा रोल वाली लड़की को क्यों लेकर आए हो? कुछ हुआ है क्या? वैसे तुम्हारे चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है, इसका मतलब शूटिंग से रिलेटेड कोई बात है। वैसे तो ये बात सच थी कि चिराग कोई फेमस एक्टर नहीं है, पर वो जितना भी फेमस है और उसने जितना भी अभी तक का नाम कमाया है वो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। उसके कई सारे लॉयल फैंस भी हैं। डायरेक्टर चिराग की काफी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो उससे ये पूछ रहे थे कि क्या बात है। चिराग ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ बात को क्लियरली रखते हुए कहा, सर मैं यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। डायरेक्टर ने कहा, हाँ मैं जरूर समझूंगा, पहले बताओ तो सही कि बात क्या है, क्या कुछ ज्यादा ही सीरियस बात है? चिराग ने कहा, हाँ सर, आप ऐसा ही समझ लीजिए कि बात सीरियस है। मिस लारा चाहते हैं कि दोनों एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियां जिन्होंने आज प्रोस्टिट्यूट का रोल किया है वो दोनों इसी वक्त यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो इन दोनों लड़कियों को सेट पर नहीं देखना चाहती है। डायरेक्टर ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियरली बोलो। चिराग ने कहा, सर आपने बिल्कुल ठीक सुना है। लारा चाहती है कि ये दोनों लड़कियां यहाँ से चली जाए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती। कल को वो कहेंगे कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो क्या मुझे भी शूट को छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या मुझे भी आप इसी तरह से निकाल देंगे जैसे आप इन दोनों लड़कियों को निकाल देंगे? जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि आज उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। विद्युत जो कभी किसी के साथ रोमांस नहीं करता, आज उसने सेट पर रोमांस किया। आपको आपके फिल्म के बेस्ट शॉट मिले, यहाँ तक कि इस लड़की ने लारा का थप्पड़ तक खाया और पलटकर उसे जवाब भी नहीं किया। पर फिर भी लारा इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह रही है। ये कहाँ का जस्टिस है? इन दोनों लड़कियों को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, पर हम लोग इन्हें यहाँ से भगा रहे हैं। डायरेक्टर को चिराग की बात सुनकर हल्का सा शॉक लगा था। तभी उन्होंने कहा, चिराग थोड़ा आराम से, ये तुम क्या कहे जा रहे हो? ये सब कब हुआ और लारा ने ऐसे ऑर्डर्स कब दिए? मुझे इसके बारे में क्यों कुछ नहीं पता।
चिराग ने उससे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर यहाँ पर लारा मैडम आपसे बिना पूछे ही सारे डिसीजन लेते हैं। उस टाइम तो उन्होंने आपसे बिना पूछे ही सीन चेंज कर दिया था, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है। और मुझे तो याद नहीं कि हम कब से लारा के ऑर्डर्स मानने लग गए हैं। भला वो फिल्म की तरफ से कब डिसीजन लेने लग गई और हमें कब से उनकी बात मानना शुरू करना होगा। प्लीज सर मुझे क्लियर कर दीजिए कि लारा इस फिल्म में आखिर क्या है, उसका क्या रोल है। डायरेक्टर ने कहा, चिराग तुम शांत हो जाओ। देखो तुम जो भी कह रहे हो ये सब कुछ मुझे तुमसे ही पता चल रहा है, बाकी किसी ने भी कभी मुझे इसके बारे में बताया नहीं। और वो हमारी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, ना ही उसे कहा गया है कि आखिर ये फैसला होगा। लारा को ये अथॉरिटी नहीं मिली है, तो तुम शांत रहो, ओके। और मेरी फिल्मिंग क्रू ये नहीं हो सकती। उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है। वो मेरे अलावा किसी के ऑर्डर्स नहीं लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक आदमी भागता हुआ अंदर आता है और उसने कहा, सर इन्वेस्टर्स आ गए हैं, वो लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। डायरेक्टर हैरानी में पड़ जाता है कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्टर्स से बात की थी तब मुश्किल से 2 ही घंटे बीते थे और वो काफी दूर थे। तो क्या वो लोग अपने पर्सनल जेट से यहाँ पर आए हैं? ऐसा नहीं था कि इन्वेस्टर्स पहली बार सेट पर आ रहे थे। एक बार पहले भी वो यहाँ पर आए थे, पर उस टाइम पर विद्युत नहीं था। वो फिनाले खेलने के लिए बेंगलुरु गया हुआ था। तब ये लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे और मीटिंग भी बहुत ही जल्दी खत्म हो गई थी। डायरेक्टर को ये था कि जब वो पिछली बार आए थे तब उन्होंने आने में कम से कम 6 से 7 घंटे लिए थे, पर अभी वो महज 2 से 3 घंटों में ही आ गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? डायरेक्टर को भी लगा कि अभी ये सारी चीजें सोचने का टाइम नहीं है। उन्हें इन्वेस्टर्स को रिसीव करने के लिए गेट पर जाना पड़ेगा, तभी वहां से वो जाने लगते हैं। चिराग और उनकी बात भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। डायरेक्टर को वहां से जाता हुआ देखकर चिराग पल्लवी एक दूसरे को देख रहे थे। अगर अभी फैसला नहीं हुआ तो फिर पल्लवी सेट पर नहीं रुक पाएगी। तभी चिराग ने डायरेक्टर को रोकते हुए कहा, अरे सर ये तो बताकर जाइए कि आखिर में पल्लवी का क्या करना है। डायरेक्टर थोड़ी जल्दी में थे, तभी उन्होंने कहा, देखो इस मैटर में हम बाद में आराम से बात करेंगे, पर अभी के लिए पल्लवी और इसके दोस्त यहाँ पर रुक सकती है। इन्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे मैं आकर देखता हूँ। ये कहने के बाद डायरेक्टर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वैसे भी उन्हें इन्वेस्टर्स के लिए काफी सारे प्रिपरेशन करने थे। उन्हें पहले लगा था कि उनके पास काफी टाइम है, पर अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। जब पल्लवी ने डायरेक्टर की बात सुनी तो वो खुशी के मारे उछलने लगी और उसने चिराग का हाथ ही पकड़ लिया। उसने काफी बड़ी स्माइल देते हुए कहा, देखा देखा आपने, वो मान गए। हम भी अब सेट पर ही रहेंगे। वाओ कितना मजा आएगा। हम दोनों यहीं पर रुककर काम कर सकते हैं। मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चिराग को वैसे तो पल्लवी के रुकने की खुशी हो रही थी, पर वो जानता था कि डायरेक्टर ने ये जल्दबाजी में कहा है। अभी कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है और पल्लवी इतने अच्छे दिल के इंसान है कि उसे डायरेक्टर का आधा अधूरा फैसला भी समझ में नहीं आया। उसे लगा कि वो फिक्स हो चुकी है, अब उसे यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। पर चिराग जानता था कि सच्चाई क्या है। अभी डायरेक्टर ने पूरी तरह से हाँ नहीं कही है और वो डायरेक्टर को मनाना चाहता था, पर उसके पास इतनी पावर नहीं थी। उसने यही सोचा कि अगर अभी विद्युत होता तो वो कुछ शब्द कहता और डायरेक्टर मान जाते, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। लाइफ में पहली बार उसे बहुत ज्यादा यूजलेस फील हो रहा था और उसने कभी भी किसी लड़की की इतनी मदद करने की नहीं सोची थी। पहले तो वो पल्लवी को इग्नोर करता रहता था, पर अचानक से पता नहीं क्यों वो उसे अच्छी लगने लगी। क्या चिराग के मन में पल्लवी को लेकर फीलिंग्स जागने लग गई थी या फिर ये सिर्फ एक अफेक्शन था? पता नहीं क्यों पर चिराग पहली बार कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि काश वो भी इतना पावरफुल होता कि सब काम आराम से हो जाते। वो दोनों इससे पहले कि कुछ भी बात करते, वहाँ एक लड़की चिल्लाकर कहती है, इन्वेस्टर्स आ गए हैं और वो गेट पर खड़े हैं। जो भी उनका वेलकम करने के लिए आना चाहते हैं जल्दी से आइए। इन्वेस्टर्स का नाम सुनकर पल्लवी की आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसका भाई भी वहां पर आया होगा। वो अपने भाई से बस इतना जानना चाहती थी कि आखिर में उसने विद्युत की फिल्म के अंदर कितना इन्वेस्ट करके रखा है। अगर उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखी है तो वो उसे कहेगी कि ज्यादा करे, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। एंड क्या पता आगे उन्हें सेट पे कोई प्रॉब्लम भी ना आए। उस लड़की की बात सुनकर चिराग और पल्लवी भी डायरेक्टर के कमरे के बाहर आ जाते हैं और मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का स्वागत कर सके। चिराग तो आगे चला गया पर पल्लवी पीछे रह गई। वो गेट की तरफ जा ही रही थी कि तभी पीछे से एक लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है,
तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम गई नहीं? जब पल्लवी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने लारा खड़ी थी। लारा ने उन दोनों को जाने के ऑर्डर्स दिए थे, पर वो अभी तक यहीं थी, इसलिए लारा को थोड़ा शॉक लगा। वहीं दूसरी तरफ जब लारा ने ये बात सुनी कि इन्वेस्टर्स आ गए, तो इसका मतलब उसका भाई ही आया होगा। उसने भी इस फिल्म के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। उसे पता था कि वो आएगा, पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं पता था। वैसे उसके लिए तो ये अच्छी ही बात थी, क्योंकि अब उसे वापस से वही इज्जत मिलने लगेगी जो वो कुछ टाइम पहले खो चुकी थी। पर जब उसने पल्लवी को सामने देखा तो वो गुस्से के मारे लाल हो गई। इतना ही नहीं था, उसे पल्लवी को देखकर ही नहीं बल्कि इस चीज को सोचकर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर वो यहाँ पर है तो इसका मतलब तन्वी भी यहीं पर होगी, यानी उसे फिर से उसे फेस करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती थी। पल्लवी उसके सामने खड़ी थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, ये स्टेज सुपरवाइजर कहाँ है? इसको एक काम भी करना नहीं आता है क्या? ये लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? पल्लवी जानती थी कि उसे डायरेक्टर ने रुकने के लिए कहा है, तो वो कहीं नहीं जा रही है। इसीलिए वो लारा को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और लारा इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाती। तभी उसने कहा, तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हें कितने लोग यहाँ से जाने के लिए कह चुके हैं, पर तुम हो कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी या नहीं? वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जानते थे कि अगर इन्वेस्टर इतनी जल्दबाजी में आए हैं तो वो लारा की वजह से ही, क्योंकि उसने सेट पर काफी तमाशा क्रिएट कर दिया था और अब वो स्टेज सुपरवाइजर को ढूंढने के लिए चले गए थे ताकि तमाशा बंद कर सके, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स के सामने ये सब कुछ होता तो बहुत बुरा असर पड़ता। वो लोग जल्दी से स्टेज सुपरवाइजर को ढूंढ कर ले आते हैं और उनके आते ही उन्होंने कहा, अब क्या हो गया? लारा ने बड़े गुस्से में उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़की को और इसके दोस्त को यहाँ से भेज देना। ये दोनों मुझे सेट पर नहीं दिखनी चाहिए, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? सुपरवाइजर ने कहा, वो बात यह है कि डायरेक्टर सर ने कहा है कि ये दोनों यहाँ पर रुक सकती हैं, इसीलिए इन्हें कोई जाने के लिए नहीं कह सकता। लारा ने फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती। ये दोनों लड़कियां मुझे सेट पर नहीं दिखनी चाहिए। इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकालो, ये मेरा ऑर्डर है। और अगर तुमने यहाँ से इनको अभी नहीं निकाला तो इन्वेस्टर्स आकर अपना डिसीजन ले लेंगे। फिर तुम देख लेना कि किसका क्या हाल होता है, तब डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पल्लवी लारा का ये कॉन्फिडेंस देखकर हैरान हो गई थी। क्या सच में इन्वेस्टर्स इतनी बड़ी तोप है कि सब लोग उनकी बात मानते हैं और उनकी वजह से उसे सेट से जाना पड़ेगा? सुपरवाइजर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और उसने कहा, पल्लवी क्या तुम प्लीज यहाँ से जा सकती हो? वैसे तो पल्लवी का सेट छोड़कर जाने का मन नहीं था और वो उनके कहने पर ही यहाँ पर रुकी थी, पर अब यही लोग उसे जाने के लिए कह रहे थे, पर वो सिचुएशन क्रिटिकल नहीं करना चाहती थी। तभी उसने हाँ में जवाब दे दिया। उसका जवाब सुनकर सुपरवाइजर को थोड़ा रिलीफ मिला। जब चिराग को पल्लवी अपने साइड में नहीं दिखी तो वो भागता हुआ वापस आता है और वो सारा सीन भी देख लेता है। चिराग इस वक्त कोई भी तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था। तभी उसने सुपरवाइजर से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि हम अगले सेगमेंट की शूटिंग कब करने वाले हैं? सुपरवाइजर ने कहा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है। शेड्यूल तैयार हो रहा है और तन्वी पल्लवी की बात भी हम उसी टाइम कर लेंगे कि ये लोग रहेंगे या नहीं। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। चिराग को लारा को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। ये गुस्सा इसीलिए था क्योंकि अब सेट के ऊपर लारा की पोजीशन इतनी बढ़ गई है कि लोग उससे डरने लग गए हैं। साथ में उन लोगों को उनकी बात माननी भी पड़ रही है। ये सच में काफी अनफेयर है। जिसके पास पीछे से पावर होती है उसी का नाम चलता है। पल्लवी और चिराग दोनों शांति से वहाँ से जा रहे थे कि तभी लारा से ये देखा नहीं गया, और जहाँ पर वो हो वहाँ पर तमाशा क्रिएट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उसने स्टेज सुपरवाइजर की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये जनाब तो सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर है, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, ना ही इन्होंने कोई पॉपुलैरिटी गेन की है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक्टर है। आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? भला कब से इसकी बात मानकर यहाँ पर काम होने लगा है? चिराग लारा की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसी ही इंसान है, पर पल्लवी ये नहीं सुन पाती। वो चिराग की बेइज्जती को नहीं सुन सकती थी। तभी उसने पलट कर जवाब दिया। पल्लवी ने थोड़े गुस्से वाली टोन में कहा, लारा ये जो तुम बकवास कर रही हो ना, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तुम कुछ जानती भी हो या फिर कहीं भी अपना गटर जैसा मुंह खोल देती हो? लारा ने गुस्से में कहा, मैं जो चाहूँ जिसके बारे में चाहूँ उसके बारे में बात कर सकती हूँ। तुम कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली, और थोड़ा तमीज से बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेरे पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट है, तो तुम्हारा करियर खत्म करवाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, क्या वैसे मैंने कुछ गलत कहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अभी अभी इनके बारे में जो भी कहा है उसमें से एक भी लाइन गलत थी। ये तो एक नॉर्मल सपोर्टिंग एक्टर है, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, ना ही इन्होंने इतने सालों में काम करके कोई फेम कमाया। मैंने तो जहाँ तक देखा है कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। बोलो पल्लवी, अब क्यों चुप हो गई? प्लीज बताओ मुझे कि क्या चिराग पॉपुलर हो चुके हैं?
अगर हाँ तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? लारा की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे थे और ये चीज पल्लवी बिल्कुल भी नहीं सहन कर पा रही थी। तभी उसने कहा, लारा तुम्हें चिराग के बारे में बोलने का राइट किसने दिया? अगर तुम्हें मेरे बारे में बकवास करनी है तो करो, पर तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हो। फिर पल्लवी ने चिराग की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। इनके जैसी एक्टिंग स्किल्स शायद ही किसी में होती है। जब इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी तब पता नहीं तुम कहाँ पर छुप कर बैठी थी। मुझे लगता है कि शायद तुम क्लासेस बंक कर रही होगी, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि इनमें कितना टैलेंट है। तुम तो सिर्फ बाहरी दुनिया की बातें सुनकर आई हो ना, कभी खुद का दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। इसके बाद पल्लवी ने काफी सरकास्टिक टोन में कहा, ओह अच्छा, मुझे याद आया कि उस टाइम तो तुम दूसरों के घरों में छुप रही होंगी या फिर किसी के पास जाकर चीजों की भीख मांग रही होगी, तो तुम्हें तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता होगा ना, इसीलिए तो तुम इनके बारे में नहीं जानती। मुझे सच में दिल से तुम्हारे लिए बुरा लगता है। तुम्हारी मेंटल स्टेट कितनी खराब है। लगता है बचपन का काफी असर हुआ है। ओप्स, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। पल्लवी ने सुनाने के चक्कर में लारा का पर्सनल अटैक कर दिया था, जिसे वो झेल नहीं पाई और गुस्से से तिल मिला उठी। लारा अपना हाथ उठाते हुए आगे आती और उसने कहा, साली कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? पल्लवी जानती थी कि इस बार लारा उसे मारने के लिए आ रही है, पर इससे पहले कि वो उसका हाथ रोकती, पीछे से चिराग जल्दी से लारा का हाथ पकड़ लेता है। पल्लवी अपने हीरो को इस तरह से देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। सच में वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। चिराग ने कहा, लारा बस बहुत हो गया, तुमने बहुत बकवास कर ली और हमने बहुत बकवास सुन ली। अब तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लारा ने चिराग को काफी कुछ बुरा बुरा सुनाया, साथ में उसे गालियां भी दे दी। अब पल्लवी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उसने जोरदार थप्पड़ लारा के गालों पर जड़ दिया। पल्लवी को इस चीज का गुस्सा आया कि पहले तो लारा ने बिना सोचे समझे तन्वी को थप्पड़ मार दिया था, इसके बाद उसने उसके फेवरेट एक्टर को और उसके सीक्रेट क्रश को गालियां सुनाई, तो ये वो डिजर्व करती ही करती है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो ये सीन देखकर तो हैरान रह गए थे। वहां खड़े किसी भी इंसान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पल्लवी लारा को सबके सामने थप्पड़ मार देगी। यहाँ तक कि खुद चिराग भी शॉक में था। ये सब कुछ काफी जल्दबाजी में हुआ था।